तो अभी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी मैंने ये सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, अपना टाइम सेव कर रहा था मैं, ठीक है। बेसिकली कल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे ना, स्ट्रेन हार्डनिंग एंड फ्लो स्ट्रेस, ठीक। क्या हुआ, क्या नहीं, क्वेश्चन में अपना टाइम सेव कर रहा था। 5:15 से मुझे क्लास शुरू करनी थी, क्योंकि थोड़ा सा जाम लगा हुआ था ना, इसीलिए। चलो भाई, ये स्लाइड जो है मेरे पास, ठीक है, बेसिकली ये मैंने कल भी आपको लिखवा दिया था, याद होगा आपको, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग एंड फ्लो स्ट्रेस, बस ये लिखवाया था, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, ठीक है। सिग्मा क्या था यहाँ पर, सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन। दिस इज द स्ट्रेन हार्डनिंग। जो स्ट्रेन हार्डनिंग में हमारे पास ये कंडीशन होती है, उम्मीद है आपको याद होगा ये वाली चीज़। तो स्ट्रेन हार्डनिंग कहाँ से कहाँ होता है, अगर मैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट ऐसे बोलता हूँ, तो बताइए स्ट्रेन हार्डनिंग कहाँ से कहाँ होगी। सी से डी, सी से डी, ठीक है। तो इसके सेंस में ये जो पार्ट है ये स्ट्रेन हार्डनिंग का है, और इसी में हमारा कौन सा वाला लो काम कर रहा होगा, पावर लो। और पावर लो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन। जब हम बात कर लेते हैं ट्रू स्ट्रेसेस की, क्योंकि आपके यहाँ जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, ट्रू स्ट्रेसेस के, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रू स्ट्रेस वाला फिगर ऐसे चला जाएगा। तो इसके लिए अब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन। बट याद रखिएगा यहाँ पर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है, के एप्सिलॉन टू द पावर एन, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, हमारी पावर लो। यही हमारी क्या है, पावर लो, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हमने सॉम में पढ़ ली थी, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया है ही आपको, मैं कल भी बताया, मैंने पहले भी बता रखा है। अगर मैं आपसे n पूछता हूं तो n की वैल्यू क्या होगी स्ट्रेन हार्डनिंग तक, मतलब यहाँ पर नेकिंग स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ये वैल्यू क्या होती है, यहाँ तक n की वैल्यू। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, उम्मीद है आपको, ऐसे वाली चीज़ें, ये वाई स्क्वायर, ये वाला किसका होता है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये चीज़ x है, ये चीज़ y है, ठीक है। x में हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन, y में हमारे पास क्या है, सिग्मा। भाई यहाँ पर y क्या है, सिग्मा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा स्क्वायर। थोड़ा समझो जरा, अगर ये फिगर ऐसे जाएगा, मतलब इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स दिख रहा है ना, इधर से देखने पर ये कॉन्वेक्स दिख रहा है, ठीक है। कॉनकेव हम कैसे मान लेंगे, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। अपनी शेप अपने हिसाब से लेके चल सकते हो, ठीक है। तो ये अगर शेप देखोगे तो ये यहाँ पर मिल रही है या नहीं, इस जगह। ऐसे ही ये शेप भी तो यही वाली है ना, दिख रहा है, ये दोनों शेप रिजेंबल हो रही है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। इसके लिए जो अगर ये पॉइंट है मेरा यूटीएस वाला, तो यहाँ यूटीएस कहाँ होता है, कल समझाया था। यहाँ यूटीएस पीछे करूँ या इसके बिल्कुल लास्ट में, ऊपर, ये थोड़ा सा पीछे, तो ये है यूटीएस। क्लियर है। चलो यार, इसको फिर से छूंगा तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलो इस पे टिक करके हो गया। अब देखो ये वाली जो चीज़ है, ये मैंने कभी आपको समझाया था, सोम में भी समझाया था। ये वाला जो फिगर जाता है ये कैसा जाता है, ये वाला, हाँ, ठीक है। ये जाता है यहाँ से ऐसे, सॉरी ये तो ज़्यादा ही हो गया कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे जाती है, ऐसे ऊपर की तरफ, थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अगर ऐसे जा रही है तो इसका जो स्लोप है वो यहाँ पर अलग है। इसका मतलब ये तो किसका है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ तक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, बट यहाँ पर चेंज है, ठीक है। अब देखो, अगर ये वाली शेप ऐसे हो, कैसे हो, ऐसे हो, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इस वाले की जो ग्रीन से लिखा है, ये होता था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। अब आपको सिर्फ सिग्मा एंड एप्सिलॉन के सेंस में समझना है चीज़ों को। क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लेके चला तो ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 4a एप्सिलॉन, ऐसा कुछ दिख रहा है। आपने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर n। तो सिग्मा की पावर कुछ नहीं होनी चाहिए, एप्सिलॉन टू द पावर कुछ चढ़ा सकते हो। तो 4a की पावर हो गया 1/2, एप्सिलॉन टू द पावर क्या हुआ, 1/2। इसका मतलब यहाँ जो n की वैल्यू है, कौन से फिगर में, कौन से वाले फिगर में, व्हाइट वाले फिगर में, दिख रहा है ना, व्हाइट वाला फिगर। तो व्हाइट वाला फिगर कौन सा है, मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग का है ना। तो स्ट्रेन हार्डनिंग में जो n की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, स्ट्रेन हार्डनिंग में जो n की वैल्यू होती है वो यहाँ पर होती है 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है।
क्योंकि कर्व जो है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला दिख रहा है ना आपको, है कि नहीं, जबकि यहाँ वाले के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये वाली चीज है ये, और ये वाली चीज के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो x में क्या है, एप्सिलॉन की स्क्वायर इक्वल टू 4ay मतलब 4a सिग्मा, तो हमें तो सिग्मा के रिलेशन को देखना है ना, तो सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू 1/4a इंटू एप्सिलॉन का स्क्वायर। मैंने पहले भी बोल रखा है आपको, नेकिंग रीजन में हमारे पास जो रिलेशन होता है वो एकदम अलग है। तो चलो मैंने अगर इसे पावर लॉ में मान भी लिया, तो पावर लॉ में यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी या नहीं, सोचो जरा, यहाँ पर एप्सिलॉन का स्क्वायर आया ना, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू k एप्सिलॉन टू द पावर 2, मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 1। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, ट्रू में, नेकिंग में। ट्रू की नेकिंग में n की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1, जबकि दोनों में ही, चाहे ट्रू हो चाहे आपका इंजीनियरिंग हो, दोनों ही स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या करते हैं, n की वैल्यू 0 से 1 लेके चलते हैं। ये समझ में आया भी या नहीं, ये आपका वो है मैथ्स जो 11th में आपने पढ़ा था, पैराबोला वाला, ठीक है। तो बस मैंने और कुछ नहीं किया, सिग्मा मतलब y और x को दिखाया यहाँ पर, उसके बाद आपको ऐसा समझा दिया कि इससे रिजेंबल करो, इससे कंपेयर ही तो करते हैं, तो ये कंपेयर किया हुआ है बस, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ एप्सिलॉन टू 1/2 मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करता है ये चीज़, ठीक है। बस मैंने एग्जाम्पल निकाला ना यहाँ पर स्क्वायर के हिसाब से आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, अभी जाम से निकल के नहीं आए हो क्या, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे एकदम चेहरे डाउन, ऐसे नहीं करना है भाई। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोचो, द ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर ए मेटल इज गिवन बाय सिग्मा इक्वल टू, फॉर ए मेटल इज गिवन बाय सिग्मा इक्वल टू 10/20 एप्सिलॉन टू द पावर 0.4। द क्रॉस सेक्शन एरिया एट द स्टार्ट ऑफ ए टेस्ट when the stress and strain values are equal to 0 is 100 mm स्क्वायर। तो ये बताइए ये क्या है, ये 100 mm स्क्वायर, इसे क्या बोलूँ मैं, ये जो सा एरिया है, ये एरिया कौन सा है भाई, ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, वर्डिंग पढ़ो समझो, है ना, कौन सा, ए नोट, ठीक है, ए नोट मतलब ओरिजिनल एरिया, है कि नहीं, ये क्या है मेरा ओरिजिनल एरिया। द क्रॉस सेक्शन एरिया एट द टाइम ऑफ नेकिंग बताना है, द क्रॉस सेक्शन एरिया एट द टाइम ऑफ नेकिंग। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है भाई कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं जैसे कि समझ में नहीं आ रही है आपको, ऐसा क्यों फील हो रहा है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, फील ऐसा हो, करूं या ना करूं, अरे हो जा भाई, एक तो इन्हें कुछ फील नहीं हो रहा भाई, अरे यार हो जा भाई। देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे जा रहा है, उसके बाद जो ये आगे वाला ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर बनाता हूँ तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे जा रहा है, आगे को ऐसे, बस ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये अकेला बनाया मैंने, अकेला, अब मैंने वो नहीं बनाया यहाँ पर इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो उसके हिसाब से ये वाली चीज़ क्या होगी, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हो गई या नहीं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ की टफनेस बताओ तो कौन सी होगी, सिग्मा ट्रू है ना, एंड एप्सिलॉन ट्रू, तो यहाँ की टफनेस निकालनी है, फिर समझ रहे हो, सिग्मा ट्रू एंड एप्सिलॉन ट्रू के हिसाब से ये वैल्यू निकल के आएगी, ये आपकी टफनेस हो जाएगी, एरिया कवर्ड, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। तो अभी क्या है, द ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व रिलेशनशिप ऑफ ए मेटल इज गिवन बाय दिस, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 10/20 एप्सिलॉन टू द पावर 0.4 सिग्मा इक्वल टू, नेक्स्ट द क्रॉस सेक्शन एरिया एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट इज 100 mm स्क्वायर, तो ए नोट है हमारे पास 100 mm, द क्रॉस सेक्शन एरिया एट द टाइम ऑफ नेकिंग, टाइम ऑफ नेकिंग इज द फ्रैक्चर पॉइंट, टाइम ऑफ नेकिंग इज द फ्रैक्चर पॉइंट स्टार्टिंग, तो और कौन सा है, यूटीएस, ये कौन सा पॉइंट है, यूटीएस। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ यूटीएस के लिए ही तो, यूटीएस तक ही तो ये इक्वेशन वैलिड होगी ना, अभी समझाया, ये यूटीएस तक के लिए इक्वेशन वैलिड होगी, उसके आगे तो इक्वेशन कोई दूसरी होगी, ठीक है, अगर कोई नहीं होगी तब जाके इसे ही मान लोगी, ठीक है, बट अगर यहाँ पर कुछ अलग अलग चीजें दे रखी हैं तो इसके लिए एक इक्वेशन दूसरी बनेगी, ठीक है, तो ये हमारी यूटीएस तक के लिए वैलिड है। चलो तो अब एट द स्टार्ट ऑफ नेकिंग, एट द स्टार्ट ऑफ नेकिंग, ठीक है, यहाँ का जो एक्चुअल एरिया है वो कितना होगा, ठीक है, एक्चुअल एरिया ए, यहाँ पर क्या लिख दूं, नेकिंग करना है, ए नेकिंग वो आपसे पूछा गया है, ए नेकिंग वो आपसे पूछा गया है, कैसे करोगे, आपके पास ये चीज दी हुई है, ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, एरिया हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास गिवन है ए नोट 100 mm स्क्वायर, ठीक है, अगर ए नोट हमारे पास 100 mm स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो नेकिंग के टाइम पर जो मेरे पास एरिया होगा उसको हमें निकालना है, नेकिंग के टाइम पर जो हमारे पास एरिया होगा उसको हमें निकालना है, एरिया एंड ट्रू स्ट्रेन में कुछ तो रिलेशन कर लिखवाए थे ना, सोचो जरा क्या होंगे, वहीं से जा रहे हो, ठीक है, हाँ,
यहीं से जा रहे हो, देखो एप्सिलॉन ट्रू अगर आप निकाल लो, इस बॉडी की इस पॉइंट पर एप्सिलॉन ट्रू निकाल लो, है ना, बस यही है। तो बेसिक चीजें देखो कल से समझ में आ रखी हैं, उन चीजों को ही थोड़ा अप्लाई करना है आपको। तो एप्सिलॉन ट्रू अगर आपने निकाल ली इसकी, तो ऑब्वियस है कि आपको एरियाज के टर्म्स में भी आंसर पता है। एरियाज के टर्म्स में क्या था, ln A नोट अपॉन A फाइनल, फ्रैक्चर नहीं है, A फाइनल, ये याद है, ठीक है। अगर ये चीज पता है, मैं एप्सिलॉन ट्रू अगर निकाल सकूं किसी तरह से, तो A नोट मुझे पता है, A फाइनल मुझे पता लग जाएगा, वही आपसे पूछा हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो मेन चीज हमारे लिए क्या है, एप्सिलॉन टी निकालना एंड एप्सिलॉन टी निकालना यहाँ से, क्योंकि A नोट हमें पता है। तो एप्सिलॉन टी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से फिल करो। अब सिग्मा इक्वल टू क्या है, 10 20 एप्सिलॉन टू द पावर 0.4। अब देखो यहाँ पर एक चीज और याद रखना, ठीक है, यहाँ पर एक चीज और याद रखना, सिग्मा कैसे निकालोगे, जब भी क्वेश्चन आएगा नेकिंग का, तो नेकिंग हमेशा कहाँ होगी, UTS पर। इस चीज को ना यहाँ पर ऐड कर लो, कहाँ पर, इस जगह, इस चीज को यहाँ पावर लो में ऐड कर लो, एट UTS। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एट UTS क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू n। एट UTS एप्सिलॉन इक्वल टू n। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए वैलिड है, और कहीं वैलिड नहीं है। एट UTS एप्सिलॉन इक्वल टू n, ठीक है। एट UTS एप्सिलॉन इक्वल टू n, याद रख लो, रट लो, कुछ भी कर लो, एप्सिलॉन इक्वल टू n, ठीक है। एट UTS सिर्फ और सिर्फ। तो अब यहां पर बताइए, क्या आप UTS पर सिग्मा निकाल सकते हो, क्या आप UTS पर सिग्मा निकाल सकते हो, सोचो जरा। निकाल सकते हो बिल्कुल, क्योंकि एट UTS आप क्या कह सकते हो, एट UTS एप्सिलॉन इक्वल टू n, n आपको गिवन है 0.4, सो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई, 0.4 बराबर हो गया n के। तो क्या मैं यहां पर अगर आपसे कहता हूं, आ गया भाई, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहां पर आप क्या सिग्मा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सॉरी सिग्मा की वैल्यू भी निकल जाएगी। सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, tan 20, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 0.4 टू दी पावर 0.4। ये चीज क्या है इस क्वेश्चन की, एडिटिव, ठीक है। इसको निकालने की अभी जरूरत है आपको, इसको निकालने की जरूरत है, सोचो जरा, इसको निकालने की जरूरत है अभी नहीं, क्यों, क्योंकि आपने एप्सिलॉन की वैल्यू 0.4 निकाल ली, एट UTS एप्सिलॉन 0.4 निकल गया, और यही 0.4 कहाँ यूज हो जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि आपको एप्सिलॉन टी की जरूरत थी। बट क्योंकि मैंने यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर लेके चला हूँ, तो सिग्मा की वैल्यू भी आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी वैल्यू, आपकी जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, वो सिग्मा की वैल्यू कहाँ के लिए वैलिड होगी, UTS के लिए, ठीक है। एप्सिलॉन, हाँ ये एप्सिलॉन ट्रू, ये एप्सिलॉन ट्रू हमें, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आया ना, k एप्सिलॉन टू द पावर n, तो वहां जो भी n होगा वो एप्सिलॉन ट्रू के बराबर होगा, ठीक है। और वहीं पर उसी के हिसाब से सिग्मा ट्रू आएगा, क्योंकि हमारा ये रिलेशन किसका है, यहाँ पर ये है हमारी ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन का रिलेशन, ठीक है। बट अगर ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का होगा, तो फिर उसके सेंस में क्या आ जाएगा, n इक्वल टू एप्सिलॉन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। बट आपके यहाँ क्वेश्चन जनरली किसके होते हैं, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो गया हमारे पास n, ठीक। ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी वो कर्व है ना, उसमें एप्सिलॉन इक्वल टू है n, जो भी वो कर्व है उसमें एप्सिलॉन इक्वल टू n है, कहाँ पर, UTS पर, ठीक है। ये चीज प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अब निकालिए फिर AF की वैल्यू निकालिए। एप्सिलॉन ट्रू की वैल्यू क्या होगी, 0.4, ठीक है, बराबर हो गया ln A नोट बाई AF। तो यहाँ से AF की वैल्यू निकालो, कितना आ गया, 67 71, अलग अलग कैसे आ रहे हैं, 67 ना, एक सेकंड, चलो मैं इसका आंसर अभी देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ तब तक आप, ठीक है, तब तक आप ये वाला क्वेश्चन लगाओ, थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। अगर ये आपको खुद से आपने लगा लिया ना, तो जो आपने अभी ये पढ़ा ना, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, वो सब कुछ इसमें मिक्स हो जाएगा, सब कुछ आएगा इस वाले क्वेश्चन में,
तो ध्यान से समझना, और ये वाली भी तिकड़म लगाने की कोशिश करना, कौन सी, एप्सिलॉन इक्वल टू एन वाली। सोचना इसमें क्या चीज़ लगनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सोच के और आंसर देना, ठीक है। सिक्सटी 67.032 है ना पिछले वाले का। एक मिनट बस यहाँ लिख दूँगा, इस पर कहाँ गया वो, 67 पॉइंट, ये फाइनल आ रहा है 67.032, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। हो रहा है कुछ सार्थक जी, कहाँ फंस गए? तीन मिनट दे रहा हूँ, खुद से लगाने की कोशिश करो इसे। कल भी ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझाई थी। इक्वेशन क्या है, के एप्सिलॉन टू द पावर एन, सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन। आपको बेसिकली क्या दिखाना है, के की वैल्यू निकाल के और एन की वैल्यू निकाल के, है कि नहीं? एन और के निकालना है बेसिकली आपको। पर्टिकुलर मटेरियल के लिए के तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, और एन भी सेम रहने वाला है। पहले इसका फिगर बनाया आपने 35% इसका, कल भी यही चीज़ आपने गलती की थी फिर। एंड द इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड, पीआई वाली चीज़, एलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड किसके हिसाब से चीज़ें दी हुई हैं, यूटीएस के। मैक्सिमम लोड कहाँ होता है, यूटीएस के हिसाब से। उसके बाद तो फोर्स कम होने लगता है ना, फिर से कल वाली चीज़ में आपने गड़बड़ कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा था, कल भी मैंने समझाया था कि अगर ये चीज़ हमारे पास, एक ग्राफ है हमारे पास ये मान लो, और एक ग्राफ है हमारे पास ये मान लो, ऐसे यहाँ से ये दूसरा, यहाँ से दूसरा ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियस है यूटीएस के हिसाब से पीआई यूटीएस वाला एंड यहाँ वाला पीआई तो सेम होगा ना, पीआई यूटीएस वाला। याद है कल वाली चीज़, ठीक है। दोनों के लिए फोर्स तो सेम होंगे ना, पीआई यूटीएस एंड पीआई यूटीएस, ठीक है। अभी क्या है, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज 400 मेगापास्कल एंड द इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड इज 35%. If the material obeys power law of hardening, then the true stress strain relationship in the plastic deformation rate is. तो मुझे इसकी रेंज में ये बताना है कि जो इक्वेशन आएगी वो क्या आने वाली है, ठीक है। तो इसके कंडीशन के हिसाब से द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 400 मेगापास्कल। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 400 मेगापास्कल, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड द इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड इज 35%। ये कितना दे रखा है आपको, 35% है कि नहीं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, के इंटू एप्सिलॉन टू द पावर एन। ये चीज मैंने आपसे बोली ना, ये चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो चाहे आपके ट्रू के लिए हो, ये फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन। अब यहाँ पर सोचना जरा, इसे थोड़ा सा छोटा हो जा भाई, तू हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, ओहो चलो। अब थोड़ा ध्यान देना, मटेरियल सेम है, के और एन सेम होंगे, ठीक है।
यहाँ अगर मैं 400 मेगापास्कल एंड 35% लेके चलता हूँ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास K एंड N की वैल्यू क्या क्या होंगी, जरा सोचो। एक इक्वेशन कैसे कैसे बन के आएगी, यहाँ पर 400 मेगापास्कल है तो 400 मेगापास्कल मतलब सिग्मा की वैल्यू है या नहीं। इस 400 मेगापास्कल के कोरस्पॉन्डिंग एक क्या हो गया, K इंटू एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन की वैल्यू। एप्सिलॉन 2 की वैल्यू क्या होगी, सोच के चलो जरा। ये अभी तो 400 यहाँ पर, इसको अभी एक सेकंड रुको, यहाँ पर एप्सिलॉन 2 की वैल्यू पहले निकालो। एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 2 क्या होगा, एप्सिलॉन 2 0.35, एप्सिलॉन 2 क्या निकाला आपने 0.3, कैसे निकाला। एप्सिलॉन 2 क्या होगा, ln 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या चीज, n की वैल्यू आई थिंक पॉइंट, नहीं कुछ तो गड़बड़ा रहा है, ठीक है। 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग की वैल्यू कितनी है 0.35, एप्सिलॉन इंजीनियरिंग की वैल्यू कितनी है 0.35, तो ये 0.35 इसमें पुट करो और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, कितनी 0.3, कितनी आ गई 0.3। अच्छा आपने लेंथ के हिसाब से निकाला, ठीक। तो यहाँ पर ये आ गया सीधा आपके पास 0.3 वैल्यू एप्सिलॉन ट्रू। अब मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास ट्रू फिगर में यूटीएस आया था, याद करो, जो हमारे पास ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहाँ पर भी समझाया था कि जो n बराबर किसके है, एप्सिलॉन के, n किसके बराबर है, एप्सिलॉन के। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहा हूँ, यहाँ इसमें ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहा हूँ, तो इस यूटीएस पॉइंट पर जो मेरे पास एप्सिलॉन ट्रू आई है, जो मेरे पास एप्सिलॉन ट्रू आई है वही तो मेरी n भी होगी ना, होगी या नहीं। जो एप्सिलॉन ट्रू आई है वही मेरी n होगी। ये क्या, ये किसकी वैल्यूज हैं, 400 मेगापास्कल एंड 35%, इट इज द वैल्यूज ऑफ द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। सिंपली यहां पर क्या था, ये पर्टिकुलर वैल्यू इफ द मटेरियल ओबेज पावर लॉ ऑफ द हार्डनिंग देन द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये हमें बतानी है अभी। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि यहां पर 400 मेगापास्कल हमारी सिग्मा है, जबकि उसके कोरस्पॉन्डिंग 35% जो है हमारी वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन की जैसी वैल्यू रखी, एप्सिलॉन ट्रू इतना आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा किसके बराबर, n के बराबर। और n की वैल्यू अगर 0.3 है तो आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, एक तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब निकालना है हमारे लिए मेन पर्पज है k का, कि 540 आए या 775 आए, ठीक है। तो अब इस चीज को देखो, ठीक है। हाँ अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो चीज है यहाँ पर, इसमें 540 या 775 आने के लिए आप एक चीज को लेके चले, किसकी चीज को, यहाँ पर इस ट्रू को। आपको मैंने क्या बोला कि इसके लिए पीआई यूटीएस एंड इसके लिए पीआई यूटीएस दोनों क्या होंगे, सेम, मैक्सिमम लोड के बेसिस पर ही तो होगा। यहाँ पर है 400 मेगापास्कल, तो यहाँ पर कितनी होगी स्ट्रेस, 400 से ऊपर होगी या नीचे होगी, 400 से ऊपर होगी। जो यहाँ की स्ट्रेस होगी वो 400 से ऊपर होगी ना, ठीक। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एप्सिलॉन ट्रू, यहां पर एप्सिलॉन ट्रू की वैल्यू कितनी आ गई थी 0.3, ठीक है। अगर मैं यूटीएस पर आपसे ये वाली इक्वेशन लगवाता हूं, अब सिग्मा टी मतलब सिग्मा ट्रू इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर n, तो अब अंडरस्टूड है कि आप क्या सोचोगे इसके लिए, इस वाले पॉइंट के लिए क्या सोचोगे इस इक्वेशन में। अभी निकलवाया था ना यार सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू कैसे निकाली थी एट यूटीएस, सोच पा रहे हो। अब यहां पर सोचो, एट यूटीएस सिग्मा ट्रू कितना निकल जाएगा, एट यूटीएस इन द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कितना निकलेगा, सोचो। सिग्मा ट्रू की वैल्यू कितनी निकलेगी, सिग्मा ट्रू इक्वल टू के इन टू एप्सिलॉन, कितना हो गया यहाँ पर एप्सिलॉन 0.3 टू द पावर 0.3, ठीक है। ये हमारे पास क्या गया, सिग्मा ट्रू इक्वल टू के 0.3 टू द पावर 0.3, ये है हमारे पास सिग्मा ट्रू, ठीक है। अब ये जो सिग्मा ट्रू है, ये वैल्यू कहां से और आ सकती है, ये सिग्मा ट्रू की वैल्यू और कहां से आ सकती है, बहुत बढ़िया, सिग्मा ट्रू इक्वल टू एट द यूटीएस कितना था, ये भी यूटीएस पॉइंट, ये भी यूटीएस पॉइंट, तो ऑब्वियस है ये सिग्मा ट्रू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंजीनियरिंग 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। आपको तो के निकालना था ना, ठीक है। तो आप सिग्मा ट्रू इक्वल टू क्या लिखो, सिग्मा इंजीनियरिंग 1 प्लस एप्सिलॉन। अब ये बताइए सिग्मा इंजीनियरिंग की वैल्यू यहां पर कितनी लिखोगे इस ट्रू के लिए, क्योंकि ये यूटीएस वाली कहानी चल रही है ना, तो सिग्मा इंजीनियरिंग आपकी यूटीएस पर इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन 400 थी, तो यहां से क्या लेके चलोगे 400 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग मतलब 0.35, तो 400 1 प्लस, सर क्या चल रहा है, 400 1 प्लस हो जा भाई 1 प्लस
0.35। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इससे क्या निकल के आई आपकी सिग्मा ट्रू कहाँ पर, यूटीएस पर। सिग्मा ट्रू यूटीएस पर निकालो, कितनी आ रही है, 540। कितनी आ गई, 540। ठीक है, ये आ गई, एक मिनट, ये आपकी 540 निकल के आ रही है। सिग्मा ट्रू, सिग्मा ट्रू, सिग्मा ट्रू, सिग्मा ट्रू 540 आ रही है। ओके, चलो भाई, सिग्मा ट्रू आ गई 540। ठीक है, चलो अभी सिग्मा ट्रू की वैल्यू किस में रखोगे यहाँ पर, तो के की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 775। ठीक, 775। हाँ, मतलब इसी के आसपास आ रही है। ठीक है, तो वैसे कि मुझे ऑप्शन याद रखने में गड़बड़ी हो गई, ये आंसर नहीं, ये है फिर। ठीक है, हाँ ठीक है, वो मुझे याद आ रहा था कि ऑप्शन शायद इसका 540 है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सोचा कि हमने 540 यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये जो है ये हमारा सिग्मा ट्रू, सिग्मा इंजीनियरिंग, इससे ये वाला सिग्मा ट्रू ही तो है डिफाइंड। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, के एप्सिलॉन टू द पावर n। ये यूटीएस के लिए ही तो चल रहा था, और ये भी कहानी यूटीएस के लिए ही थी, सिग्मा इंजीनियरिंग भी आपको यूटीएस का दे रखा था। इस क्वेश्चन को देख रहे हो, ठीक है, हर चीज एकदम मिक्स है इसमें। इस क्वेश्चन को अगर समझ पा रहे हो ना थोड़ा सा भी, मतलब अगर 60% भी ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आप चीजें थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, चीजें समझ में आई भी है नहीं ये वाली। ठीक है, आ गई, ये उदास मन हो रखा है। ठीक है, आ गई। ठीक है, चलो ठीक है। एक तो यार ये जो चीजें है ना, इतना ज्यादा मतलब कलरिंग का दिक्कत हो रहा है ना। ठीक है, एनर्जी आपकी तरफ क्या, मैं तो यहाँ पर निकालता फिर रहा हूँ सारी। चल टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये इसको ट्राई करो, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। दो फिगर बना लो, उसके हिसाब से चीज़ों को लेके चलना। दो फिगर बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं?
इतना सोच विचार चल क्यों रहा है भाई? बस सही है। कितना सोच विचार कर रहे हो यार? मैं इतनी देर से बस एक ही चीज सुनने को तरस रहा था कि यार कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे भाई अच्छा, अरे मतलब नहीं हो, जल्दी हो गया, इतनी जल्दी हो गया है, सही है, ये तो सही था। ठीक है, टू सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ इक्वल डायमीटर हैव डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले ही बोला कि दो फिगर बना लेना, तो आप थोड़े फिगर बनाते तो इजी समझ में आ जाता। ठीक है, ये मान लो थोड़ा हाइट छोटा है और डायमीटर क्या हो गया, सेम। ठीक है, अब क्या है कि प्लास्टिक कंप्रेस्ड प्लास्टिक डिवाइस पेयर ऑफ रिजिड डाइज टू क्रिएट दी सेम परसेंटेज रिडक्शन इन देयर रेस्पेक्टिव हाइट। बस ये मेन चीज़ थी, सेम परसेंटेज रिडक्शन। मैंने आपसे हमेशा बोला है परसेंटेज रिडक्शन क्या होता है, डिफॉर्मेशन। क्या होती है वो, स्ट्रेन। परसेंटेज जो चेंज होगा ना हमेशा, यहाँ रिडक्शन है क्योंकि कंप्रेस हो रहा है, जो भी परसेंटेज चेंज होता है वो होती है स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर जो स्ट्रेन है, परसेंटेज रिडक्शन है, इसमें भी कंप्रेशन हो रहा है मान लीजिए, इसमें भी कंप्रेशन हो रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पर जो रिडक्शन होगा वो भी एप्सिलॉन मान लीजिए 1 और ये एप्सिलॉन 2, दोनों में क्या है, सेम परसेंटेज रिडक्शन है। एप्सिलॉन 1 इक्वल टू है एप्सिलॉन 2। बात समझ में आ रही है? दोनों में सेम परसेंटेज रिडक्शन है, एप्सिलॉन 1 बराबर है एप्सिलॉन 2, भले से इसकी हाइट कुछ अलग है, इसकी हाइट कुछ अलग है। ठीक है, इन दोनों के एरियाज क्या हैं, सेम। इन दोनों के एरियाज अभी स्टार्टिंग में क्या हैं, सेम, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन एरिया पर भी डिपेंड करता है। कौन से वाले के हिसाब से? अगर हम ट्रू के हिसाब को भी सीधा लेके चल लें, ठीक है, तो आपने फॉर्मूले देखे हैं कौन कौन से। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, एलन ए नोट बाई ए एफ। ठीक है, अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि एप्सिलॉन ट्रू या फिर सिंपली एप्सिलॉन इंजीनियरिंग भी लेके चल लो आप, ठीक है, तो भी क्या होगा कि जो मेरे पास एरियाज का रेशो है, अगर ये चीज सेम है तो उस वाले के लिए भी तो सेम होगा। ये 1 1 के लिए मान लो, ठीक है, और एक एप्सिलॉन 2 ले लो, ठीक है, वो किसके लिए मान लो, 2 2 के लिए, ये 2 2 के लिए मान लो। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि ये बराबर है, तो यार अंडरस्टूड है कि ये रेशोज भी तो बराबर होंगे, है ना, अंडरस्टूड है ना कि ये रेशोज भी बराबर होंगे। इसका मतलब हमेशा क्या होगा, रेशो हमारा वैल्यू में कितना आएगा, 1। ठीक है, ये रेशोज बराबर होंगे। अरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1, आप इसको मत मान लेना, पता लगा फिर गलती कर दो। ठीक है, ए नोट 1 अपॉन ए एफ 1 शुड बी इक्वल टू ए नोट 2 अपॉन ए एफ 2, ये वाली चीज है। ठीक है, अब क्या है, हमारे एरियाज स्टार्टिंग में दे रखे हैं सेम, तो ए नोट 1 बराबर क्या हो गया, ए नोट 2 कैंसिल, मतलब 1 1 हो जाएगा वो, मतलब ये बराबर है तो ऑब्वियसली एक बचेगा ये वाली चीज, तो क्या हो जाएगा, क्या है, द रेशो फाइनल डायमीटर ऑफ द शॉर्टर सिलेंडर टू द लॉन्गर सिलेंडर। आप चाहे शॉर्टर इसे मान लो 2 को, तो क्या हो गया, ए एफ 2 डिवाइडेड बाई ए एफ 1 शुड बी इक्वल टू 1। हाँ कर दीजिए, बोलो सर। एरिया ओरिजिनल दोनों के सेम है, डायमीटर सेम है ना, हाइट तो डिफरेंट है। ठीक है, होने दो, क्या दिक्कत आ रही है। आपको शुरू में दो कास्टिंग अलग अलग दी हुई है ना, सॉरी कास्टिंग कह रहा हूँ, मतलब जो बॉडी है वो अलग अलग दी हुई है, वो क्या है, हाइट्स अलग अलग हैं, बट उनके एरियाज क्या हैं, सेम, एरियाज सेम है। ओहो, 2 सॉल्यूशन है, इक्वल डायमीटर ना। हाँ, अब उसको क्या कर रहे हैं आपने, फोर्स अपने हिसाब से लगाओ, फोर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन चीज क्या है, जो इनकी स्ट्रेन आ रही है ना, कंप्रेस्ड स्ट्रेन, वो परसेंटेज दोनों की सेम है। आपने इसको जब कंप्रेस किया तो इसमें भी कितना परसेंट गया इस H1 के हिसाब से, इसमें भी कितना परसेंट आया इस H2 के हिसाब से। परसेंटेज एलोंगेशन रिडक्शन क्या है, दोनों का सेम है, तो ऑब्वियस है एरियाज में भी क्या होगा, दोनों में सेम ही बढ़ोतरी होगी। ठीक है, सेम बढ़ोतरी होगी, क्लियर है, ये परसेंटेज चेंज है ना। ठीक है, ये कोई डिफॉर्मेशन बराबर नहीं बोला, गलती मत करो, मैंने इसलिए शुरू में बोला था कि ये डेल 1 बराबर डेल 2 नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, डेल 1 बराबर डेल 2 नहीं हो रहा, परसेंटेज चेंज बराबर है, मतलब स्ट्रेन बराबर है, एप्सिलॉन 1 बराबर है एप्सिलॉन 2, डेल 1 होता है डिफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, डेल 1 बराबर डेल 2 नहीं है। ठीक, समझ में आ गया सभी को, किसी को भी डाउट इसी तरह का नहीं ना, समझ में आ गया। ऑनलाइन भाई आप भी बता दो, समझ में आया या नहीं आया।
ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सोम में मैंने समझाया हुआ है स्ट्रेन क्या होती है, परसेंटेज चेंज, और अगर परसेंटेज चेंज है तो आपके पास लेंथ कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, बस वो कितनी परसेंट चेंज हुई उसमें मैटर करता है। तो एप्सिलॉन जो परसेंटेज चेंज बोल रखा है वो दोनों का सेम है, इस वजह से आप एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 2 रख दोगे, क्योंकि हमारे एरियाज इनिशियल वाले सेम दे रखे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे चल लें। गुड, ठीक, चलिए फिर से ये फ्लो स्ट्रेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसको करो फिर से। ठीक है, वही आपका कर्व है, सिग्मा इक्वल टू 500 एप्सिलॉन टू द पावर 0.1। फाइनल डायमीटर ऑफ द ब्लॉक बताइएगा। रिकवरी याद है कुछ या नहीं? उसमें पढ़ाया था सोम में, इलास्टिक रिकवरी, रेजिडुअल स्ट्रेन्स याद है? हाँ हाँ, वही याद आ रहा है, सोम में पढ़ाया था ये। ठीक है, कल भी मैंने बोला था कि यार जिन्होंने अभी सोम नहीं पढ़ी थी वो एटलीस्ट ये वाला चैप्टर पढ़ के आ जाते थोड़ा, मतलब ये वाला वीडियो सोम से। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल जितना हो पा रहा है उतना करो, जहाँ पर आगे फाइनली फंसोगे वो चीज़ मैं करवा दूंगा, अभी फ़िलहाल तो करो। ठीक है, द फ्लो स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाय सिग्मा इक्वल टू दिस वेयर एप्सिलॉन इज ट्रू स्ट्रेन। एप्सिलॉन क्या दे रखी है? ट्रू स्ट्रेन। ठीक है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पर ये एप्सिलॉन लिखा हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एप्सिलॉन लिखा हुआ है। ठीक है, इस ट्रू स्ट्रेन द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज 200 गीगापास्कल, ये है 200 गीगा। ए ब्लॉक ऑफ थिकनेस 100 mm made of this material is compressed to 95 mm thickness and then the load is removed. ठीक है, the final dimension of the block is, ठीक है, मतलब पहले 100 mm था उसको हमने कंप्रेस किया और उसके बाद लोड को हटा दिया, तो क्या आएगा? इलास्टिक रिकवरी आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, वो अपने आप को पुरानी अवस्था पर लेके आने की कोशिश करेगी। ठीक है, ठीक, तो उसी सेंस में हमें इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, पहले क्या क्या निकाल सकते हो आप, पहले उस कंडीशन के बारे में सोचो। चलो जिन्होंने सोम नहीं पढ़ा उनको मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ, क्या था ये, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये चीज़ मैंने कोई लोडिंग किया, लोडिंग एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ले लो, एक नॉर्मली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, एक ऐसे जा रहा है, जैसे कि ये किसके होते हैं? एल्यूमिनियम, अरे चल जा भाई, चलो, ये किसके होते हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, है ना। इसमें आपको यील्डिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो आपने कोई ऐसा ही एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर ये। ठीक है, अभी क्या हुआ, आप यहाँ तक फोर्स तक पहुँच गए थे, आपने क्या किया? फोर्स को हटा दिया। ठीक है, फोर्स हटाते ही बॉडी अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन के अंदर है, परमानेंट डिफॉर्मेशन यहाँ पर था, मतलब ये था इसका यील्ड पॉइंट, मान लेते हैं। ये यील्ड पॉइंट कहाँ से निकलता था अगर याद है तो? बहुत बढ़िया, ऑफसेट मेथड से, ऑफसेट मेथड 0.02%। ठीक है, 0.02% के हिसाब से एक लाइन इसके पैरेलल ले लेते थे, इसी का जो ये ई होगा उसी के हिसाब से ये ऐसे ले लेंगे, tan थीटा मतलब ग्रेडियंट। ठीक है, तो जो ये टेंजेंट जाएगी उसी के पैरेलल एक लाइन 0.02 पर, तो इसके बाद में क्या है? परमानेंट डिफॉर्मेशन है। इसके बाद में कैसा है? ये परमानेंट डिफॉर्मेशन। बट रियल में क्या होता था, मैंने उस दिन भी समझाया था जब सोम पढ़ा रहा था आपको, कि अगर मैं यहाँ पर इसे अनलोड करके छोड़ दूं, मतलब यहाँ पर लोड लगा रखा था, आगे पहुंचाया नहीं, अब लोड हटा दिया, इस पॉइंट के बाद लोड हटा दिया, ये भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, ना ही अल्टीमेट पे पहुंचा, बस यहाँ पर कोई फोर्स पहुंचाया और इसे लोड को छोड़ दिया। तो एक हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये चीज कहाँ आनी चाहिए? ये चीज आनी चाहिए ऐसे, मतलब जैसे ही लोड हटाऊंगा जितना इसने परमानेंट डिफॉर्मेशन ले लिया उतना होना चाहिए बॉडी के अंदर, बट ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या आती है? एक इलास्टिक रिकवरी, भले से ही ये परमानेंट डिफॉर्मेशन में हो बट तब भी ये क्या दिखाएगा? एक इलास्टिक रिकवरी। वो इलास्टिक रिकवरी कैसे आई थी याद होगा आपको, जो ये स्टार्टिंग में टेंजेंट खींची थी ना आपने, वो बिल्कुल इसी टेंजेंट के हिसाब से यहाँ पर आएगी ऐसे, याद आ रहा है कुछ? इसी टेंजेंट के हिसाब से यहाँ पर एक लाइन खींचोगे और ये जो होगी क्योंकि यहाँ पर भी ई काम कर रहा होगा, ये जो होगी दिस इज द इलास्टिक रिकवरी। और ये क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी परमानेंट स्ट्रेन या रेजिडुअल स्ट्रेन।
इसे क्या बोलते थे हम, रेजिडुअल स्ट्रेन, और जबकि ये थी हमारी इलास्टिक रिकवरी वाली स्ट्रेन। याद आ रहा है कुछ? जिन्होंने सोम नहीं पढ़ी उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग पा रहा है कि मैं अगर किसी चीज़ को छोड़ता हूँ, परमानेंट डिफॉर्मेशन में बॉडी पहुंच चुकी है, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन में बॉडी पहुंचने का मतलब क्या हुआ, इस पर आप फोर्स लगा रहे थे, फोर्स लगा के आपने इसे इतना एक्सटेंड करवा दिया और अब फोर्स को क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे ही फोर्स को आपने हटाया, ये बॉडी क्या करेगी, वापस आना चाहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट डिफॉर्मेशन में तो यहीं रहना चाहेगी, बट एक्चुअल में बॉडी थोड़ी सी वापस आती है। तो वो कितनी वापस आती है? वो आती है इस वाले डायग्राम के हिसाब से। तो यहां से पॉइंट कैसे डाला जाता है, ये वाला इस स्लोप के बराबर, ई के बराबर। तो इसी चीज को हम क्या बोल देते थे, इलास्टिक रिकवरी। कैसे मिलेगी ये? इसके पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से सिग्मा ये रहा, ठीक है, और एप्सिलॉन रिकवरी आपकी कितनी दे रखी है, ये वाली दे रखी है रिकवरी। तो ऑब्वियस है यहां पर सिग्मा अपॉन इलास्टिक रिकवरी क्या होगी, ई के बराबर। बात क्लियर है? सिग्मा अपॉन इलास्टिक रिकवरी जो स्ट्रेन लिखोगे बराबर क्या होगी, ई के। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है ऐसा। चलो, अभी हमारी बात क्या चल रही थी, द फ्लो स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाय दिस वेयर एप्सिलॉन इज टू स्ट्रेन, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज 200 गीगापास्कल। तो ई आपको गिवन है 200 गीगापास्कल। ए ब्लॉक ऑफ थिकनेस 100 mm मेड, ए ब्लॉक ऑफ थिकनेस, ऐसे मान लो ये ब्लॉक है, इसकी थिकनेस क्या है 100 mm, ऐसे ले लो, ये 100 mm है। ये क्या हुआ, इसको मैंने क्या कर दिया, कंप्रेस करके कहां पर पहुंचा दिया, 95 पर। कंप्रेस करके कहां पहुंचा दिया, 95 mm पर। तो 95 mm, इसका मतलब ये कितना mm आपका रिड्यूस हुआ, 5 mm का, ठीक है। एंड देन द लोड इज रिमूव्ड। जब 5 mm, देखो ये किसका ग्राफ होता है, अभी जिन्होंने सोम नहीं पढ़ा वो प्लीज थोड़ा ध्यान दो, ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है टेंशन का। मैंने आपको दोनों ग्राफ बताए थे, ठीक है। मैंने आपको वो कंप्रेशन का बताया था, वो कहाँ बनता है, वो बनता है 3D में, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ बनता है वो, इस जगह, वो बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, वो बनता है ऐसे। तो अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली बॉडी यहाँ तक रह जाती है ना। सोचो जरा, इसको कंप्रेस करो, है ना, ऐसे बॉडी है ना, इसको आपने कंप्रेस किया, कहाँ तक पहुंचा, 95 तक, 5 की कंप्रेशन हो गई। इधर वाले ध्यान से समझो, ये बॉडी टोटल ऐसे ऐसे थी, इसको आपने ऐसे कंप्रेस किया तो स्ट्रेस ऐसे ऐसे बढ़ेगी। भाई ये वाली चीज उल्टी है, स्ट्रेस बढ़ रही है इधर की ओर, है ना, स्ट्रेस ऐसे बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ रही है, देख लो स्ट्रेन बढ़ रही है, इधर से फिक्स कर लो अपने माइंड में, स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है, ठीक है। आपने यहाँ पर 95 तक पहुंचा दिया, अब उसके बाद फोर्स हटाया, क्या होगा, बॉडी वापस आएगी, है ना, वापस आ रही है ना, वापस आ रही, कितने पर जाके रुक रही है वही हमें बताना है, ठीक है, कितने पर जाके रुक रही है, द फाइनल डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक इज, ये बताना है हमें। अगर वो मटेरियल हमारा इलास्टिसिटी के अंदर है तो वो तो कंप्लीटली जाएगा, बट इलास्टिसिटी के अंदर क्या आएगा वो मटेरियल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेन, ये वाला रिलेशन कौन सा होता है, ये हुक्स लॉ वैलिड है नहीं, बस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका इलास्टिसिटी के अंदर है ही नहीं, ये वाली चीज क्या है हमारी, इसके बेसिस पर निकल के आएगी। बात क्लियर है? हाँ, अब बताइए क्या आप कह रहे थे, हो गया, समझ में आ गया, क्या बात है। चलो, तो यहां पर, ठीक है, यहां पर यार इसने परेशान किया भाई, यहां पर सिग्मा ट्रू क्या होगा यार, सही में ना इसने परेशान कर रखा है, ये कहीं स्क्रीन ही ना टूट जाए। सिग्मा ट्रू क्या होगा, सिग्मा ट्रू फॉर ए पर्टिकुलर एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन यहाँ निकल के आ रहा है, तो एप्सिलॉन ट्रू लोगे या एप्सिलॉन इंजीनियरिंग लोगे, लेना तो ट्रू चाहिए सर, ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पर क्या लोगे, एप्सिलॉन ट्रू, उसके बेसिस पर सिग्मा आएगी निकल के, ठीक है। और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे पास ई की वैल्यू है, जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस है, वो तो हमारे पास 200 गिवन है, ठीक है। तो यहां से हम जो स्ट्रेन निकालेंगे वही तो हमारे फाइनली स्ट्रेन के बारे में बात करनी है ना, ठीक है। तो द फ्लो स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज सिग्मा वेयर एप्सिलॉन इज टू स्ट्रेन, द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 200 मेगापास्कल। तो अब जब ये 100 mm का यहां पर था, 100 से 95 गया, तो ये 95 जो जा रहा है, ये हमारे पास कौन सी वाली स्ट्रेन है, ये हमारे पास कौन सी वाली स्ट्रेन है, ये वाली स्ट्रेन, ये कहां तक पहुंचा 95, तो 95 यहां से मान के चलो ऐसे करके, तो 5 की ही तो स्ट्रेन आई ना, स्ट्रेन मतलब जो डिफॉर्मेशन आया वो कितने का आया, 5 mm का। ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल है 100, तो स्ट्रेन कितनी आई है इंजीनियरिंग वाली, एप्सिलॉन इंजीनियरिंग कितना आ गया 5/100, इसका मतलब क्या हो गया 0.05
5। दिस इज द एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, है कि नहीं? ये क्या है मेरी एप्सिलॉन इंजीनियरिंग। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ओरिजिनल से तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन इंजीनियरिंग है उस पॉइंट के हिसाब से, बिल्कुल है। अब जो ये पॉइंट था, अब आपने क्या किया, इस फोर्स को छोड़ दिया। जब इस चीज को फोर्स को छोड़ते हो तो ये बॉडी किस में आएगी, ऐसे आएगी। बट अब जरा थोड़ा ध्यान देना, ये रिलेशन किसका है, ये रिलेशन है ट्रू का, ये रिलेशन है ट्रू का। आपके पास जो गिवन डाटा है वो किसका आया, इंजीनियरिंग का। तो आपको एप्सिलॉन 2 के हिसाब से ग्राफ लेके चलना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि ये तो इंजीनियरिंग का ग्राफ है, आपको पता, जिसमें आपने 95 रखा वो इंजीनियरिंग का ग्राफ था। और आपको पता है इसके साइड में एक और ग्राफ चल रहा होगा, वो किसका ग्राफ होगा, वो रियल का होगा। याद है ना, मैंने आपसे बोला ना कि रियल और इंजीनियरिंग के ग्राफ दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, है ना। उनकी वैल्यूज थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं उस पर्टिकुलर फोर्स के हिसाब से, ठीक है। तो आपको अगर इंजीनियरिंग की वैल्यूज दे रखी है तो ट्रू की वैल्यू कहां से निकालोगे, रिलेशन से। तो यहां से एप्सिलॉन ट्रू कितना आएगा, एप्सिलॉन ट्रू ln 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, निकालो कितना आ रहा है भाई, एप्सिलॉन ट्रू। क्योंकि इस रिलेशन में हमारा इससे ये क्लियर हो रहा है कि एप्सिलॉन ट्रू की बातें हो रही है यहाँ पर। तो एप्सिलॉन ट्रू की वैल्यू कितनी आ रही है, ये बोलो, निकालो सभी निकालो, 0.048, ठीक है, इतना ही काफी है, 7, ठीक है। तो एप्सिलॉन ट्रू हमारे पास ये निकल के आ गई। तो इसका ग्राफ अगर मैं इसका लेके चलूं तो ये एप्सिलॉन ट्रू है मेरी, मान लीजिए, ठीक है, ये एप्सिलॉन ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा कितनी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा कितनी है, ये सोचो, एप्सिलॉन ट्रू के कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा कितनी है। ये मैं 3D में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दिखा रहा हूं आपको कंप्रेशन करते हुए, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये इक्वेशन इसके लिए वैलिड है, ट्रू के लिए वैलिड है, ये इक्वेशन ट्रू के लिए वैलिड है एप्सिलॉन ट्रू के हिसाब से। तो यहां सिग्मा ट्रू निकल के आ जाएगी, सोचो जरा, यहां सिग्मा ट्रू निकल के आ जाएगी, सिग्मा ट्रू निकालो, फिर सिग्मा ट्रू निकालो, सिग्मा ट्रू निकालो, कितना आ रहा है, निकाल लिया। सिग्मा ट्रू हमारा क्या आ गया, सिग्मा इंजीनियरिंग, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अभी तो इसका यूज करेंगे आगे, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले होगा ये वाला 500 इंटू एप्सिलॉन टू द पावर 0.1। एप्सिलॉन अगर 0.0487 हो तब हमारे पास सिग्मा ट्रू कितना आ रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो ब्लू कलर से दिखा रखा है ये ट्रू वाले का ग्राफ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी कितनी, 369.66। ये मेगा पास्कल किसकी वैल्यू होगी, सिग्मा ट्रू की। आपको मैंने अभी ग्राफ जो समझाया उसमें आप समझ गए थे कि अगर मैं यहां इस इंजीनियरिंग पॉइंट की बात करूं तो इसके हिसाब से जो ये सिग्मा आएगा ये हमारे पास इंजीनियरिंग होगा, जो एप्सिलॉन होगा ये हमारे पास इंजीनियरिंग होगा। और वही चीज हमें देखनी भी है कि कितना हमारा वो वापस गया। तो यहां पर क्या होगा, एप्सिलॉन ट्रू निकल गई, इस एप्सिलॉन ट्रू से क्या निकाल लोगे, इस एप्सिलॉन ट्रू से आप क्या निकाल सकते हो, इसके कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा इंजीनियरिंग निकाल सकते हो या नहीं। सिग्मा इंजीनियरिंग क्या होगी, सिग्मा ट्रू इक्वल टू सिग्मा, अबे चल जा भाई, ओहो, सिग्मा ट्रू इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग। सो सिग्मा इंजीनियरिंग की वैल्यू निकालो यहां से, सिग्मा इंजीनियरिंग कितना आ रहा है, कितना, 352 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 352.75 मेगा पास्कल, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो चीज आई है, ये वाली जो चीज आई है, ये इतना हो गया, ठीक है। आपके पास एप्सिलॉन ट्रू है, एप्सिलॉन ट्रू मतलब एप्सिलॉन इंजीनियरिंग की वैल्यू आपने निकाल रखी थी, कितनी निकाली थी एप्सिलॉन इंजीनियरिंग यहां से यहां तक 0.05, ये 0.05 है, जरा ध्यान देना, ये 0.05 है, ठीक है, सॉरी यहां से ये वाली स्ट्रेन क्या है 0.05, ये वाली स्ट्रेन कितनी आ गई, 0.04, सॉरी स्ट्रेन कह रहा हूं, ये आपके पास स्ट्रेस 352.75। इस फिगर को ना थोड़ा सा मैं एक बार और बना दूं तो थोड़ा इजी हो जाए आपको, हाँ एक सेकेंड, ये देखो यहां पर अगर मैं इसे इंजीनियरिंग वाले को दिखा रहा हूं, इंजीनियरिंग वाले को, तो आपको इंजीनियरिंग में फाइनली क्या क्या वैल्यूज मिल गई, ये वैल्यू कितनी है 0.05 दिख रहा है, ये वैल्यू कितनी है 352 या 369, 352 या 69, ये अगर ये 0.05 वाला दिखा रहा हूं, ये किसका है, ये है इंजीनियरिंग का, ठीक है। ये ब्लू वाला नहीं है, ब्लू वाला ब्लू से ही दिखा दो ऐसे करके, ठीक है। तो इसके लिए वो चीज क्या होगी, इसके लिए होगी 369 वाली, जबकि इसके लिए क्या है 352 वाली,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी इस केस के हिसाब से ये वैल्यू 0.05, ये वैल्यू 352, ई क्या है मटेरियल का 200। आपको क्या करना है, जो इसका ई है, जो ये मैंने टेंजेंट खींची है, ये ट्रू कर्व नहीं है कोई, ये जो व्हाइट इससे येलो कलर से खींच रहा हूं, ये क्या खींच रहा हूं, टेंजेंट ऐसे, देख रहे हो। अगर चीजें चले ना टेंशन में तो थोड़ा इजी रहता है, अब चल रही है कंप्रेशन में तो कंप्रेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि इसके हिसाब से यहां पर ये लाइन जाएगी, अब देखो 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 ध्यान से, इसके हिसाब से ये लाइन जाएगी, इस येलो वाली लाइन के हिसाब से जाएगी या नहीं जाएगी, ऐसे गई, ठीक है। ये येलो वाली लाइन के हिसाब से गई है ना, इसमें ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये जो इसका tan थीटा है वही होगा या नहीं होगा। और आपको याद होगा tan थीटा की वैल्यू क्या हुआ करती थी, tan थीटा की वैल्यू क्या हुआ करती थी, अरे यार सीधा ई, फिर से गड़बड़ कर गए ना, सीधा ई, इस वाली चीज के लिए क्या होती थी, यही तो था ई, क्योंकि यही, ठीक है। तो यहां पर tan थीटा इक्वल टू ई, तो आपके पास ये चीज तो है, ये निकल जाएगी या नहीं अब, है ना भाई। आपने जब इस चीज को ऐसे माना तो आपने क्या मान लिया कि यहां पर फिर से हुक्स लॉ लग गया। याद करो मैंने आपको सोम में समझाया था, अगर चीज अनलोडिंग होना तो वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी को रिगेन करके फिर से क्या लगाएगी, हुक्स लॉ, है ना। जब उसे रीलोड करते हैं, याद आ रहा है, जब रीलोड करते हैं तो वो यहीं से ऐसे ही जाती है, हुक्स लॉ लगाती हुई, क्या होगा, फिर से हुक्स लॉ लगाती हुई ये ऐसे जाती है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, यील्डिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। तो प्लीज जो सीधे प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो प्लीज सोम का ये वाला पार्ट प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएंगी जो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सोम वालों को समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक, गुड, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ ठीक। तो ये वाला चीज, ये वाली वैल्यू बताओ कितनी आ गई भाई, ये निकल के अब बता दो कितनी आ गई भाई। आपके पास 352.75 है, डिवाइडेड बाई ये बराबर क्या होगा, ई कर दो जरा भाई, ये 352 सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, कौन सा वाला एप्सिलॉन, ये वाला एप्सिलॉन, इक्वल टू ई। ये किस वाले ग्राफ के लिए है, ये है, मान लीजिए यहां पर मैंने क्या ले लिया, ए बी एंड सी, है ना। तो ए बी सी ट्राइंगल के लिए हम हुक्स लॉ लगा सकते हैं जब हम उसे अनलोड कर रहे हैं, फिर रीलोड करूंगा तो यही आएगा। तो कितना आ गया भाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 1 पॉइंट आ रहा है, अच्छा उसको उसमें कन्वर्ट नहीं किया सर, अब आ जाएगा। एप्सिलॉन गीगा है वो, 3 से और डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की 352 डिवाइड मतलब ई है भाई, ई की वैल्यू 200 गीगा पास्कल है ना, 0.00 आएगा, हाँ वही ना यार, जो पहले वैल्यू 200 गीगा पास्कल है ना भाई, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि ये 1 तो आ ही नहीं सकती यार कभी भी, 0.05 तो टोटल है, वो 1 कहां से आ जाएगी, ठीक है। 0.00 नहीं, अरे यार इतना भी कैसे कर रहे हो, 352.75 आपने बताया मुझे, किसमें है ये, मेगा पास्कल में ना, ये चीज मेगा पास्कल में, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन करोगे बराबर किसके हो जाएगा, ई के, मतलब 200 गीगा पास्कल 10⁻3। तो यार ये तो अंडरस्टूड है ना कि 1 से कमी आने वाला है, तो कितना होगा ये 352.75 मेगा पास्कल, तो मेगा मेगा कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻3, इसको सोल्व करो कितना आ रहा है, हाँ हाँ 0.00176, दिस इज द एप्सिलॉन, ये वाली जो आ रही है, मतलब बड़ा नहीं है, मतलब आप अगर इस चीज को देखोगे तो फिर ये गेट का है, ठीक है, ये गेट का है। तो ये क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन 0.00175 जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारी क्या है, रिकवर है। तो फाइनल वैल्यू कितनी बचेगी, अभी फाइनल भी तो निकालो, फाइनल कितनी बचेगी सोच के बताओ। फाइनल वैल्यू में इसे जोड़ूं घटा दूं, जोड़नी पड़ेगी। मैं कंप्रेशन इतनी देर से समझा रहा हूं फिर भी घटा रहे हो, सोचो जरा। मैं कंप्रेशन में 3D को लेके चला तो बॉडी कहां से थी, यहां से, ऐसी थी ना बॉडी स्टार्टिंग में, उसको मैंने यहां से दबाया ना, ये चीज तो रेफरेंस यही थी। ये चीज जब वापस जाएगी तो क्या करेगी, जुड़ेगी ना कि घटेगी, ठीक है, 95 में प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन, समझ में आया है नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने 3D मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चीजें को समझाने की कोशिश की, जिससे कि टेंशन में मैं आपको सिर्फ अजम्पशन ना करवाऊं। रिकवर होगा ना, ये इतना रिकवर हुआ तो रिकवर होने के बाद 95 में प्लस होगा ना वो चीज, ठीक है।
आया कुछ समझ में? सुंदरम जी कुछ डाउट में लग रहे हो, चीज़ें बड़ी गड़बड़ सी हो गई है ना। पहले एक बात बताओ, आप ना इन चीज़ों को ऐसे मत समझो। हाँ क्या चीज़ है? ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो परसेंटेज है। हाँ सॉरी, ये हमारी परसेंटेज है। हाँ ठीक है, ये परसेंटेज है ना, सॉरी। ठीक है, उस चीज़ को डेल्टा को जोड़ो, मैंने यहाँ पर माइंड में डेल्टा ले लिया है, सॉरी। ठीक है, ये चीज़ क्या है? ये परसेंटेज है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब जो हमारी जो डायमेंशन है, जो एल है, उससे मल्टीप्लाई करोगे ना इस परसेंटेज को, तब जाके जो डिफॉर्मेशन आएगा वो जुड़ेगा। ठीक, ये सॉरी, ये वाली चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, क्या चीज़? ओरिजिनल 100 है। ठीक है, ठीक। बस हाँ, वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा ये याद रखना, सिग्मा ट्रू की वैल्यूज की हेल्प से हमने फिर से सिग्मा इंजीनियरिंग की वैल्यूज निकाली है ना। हाँ, वहाँ से हम कर नहीं सकते ना सिग्मा ट्रू में, तो हम सिग्मा इंजीनियरिंग में ही तो कर सकते हैं उस चीज़ को। हाँ ठीक है, क्लियर है? इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, अगर आप सिग्मा ट्रू से करते हो तो आपका एरर आने के चांस रहेंगे आंसर में। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज बहुत कम होती हैं, बट अगर गेट वालों ने वो रेंज दी ही नहीं आपको, एनएटी वाला टाइप हो गया, तो कितना रहे? 0.18। ओके, और इससे कितना रहे? 0.17। हाँ ठीक है, बट आपका जो मेथड होता है वो ये होता है इंजीनियरिंग वाला। ठीक है, ट्रू से आप करना चाहो कर लो, बट अगर गलती से भी उन्होंने रेंज बहुत ही अंदर की दे दी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही जो केस होता है ना, बहुत ही पास का होता है पॉइंट्स में, ट्रू एंड इंजीनियरिंग। क्योंकि मुझे तो आपको मेथड रियल में समझाना है, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, समझ में आया भी या नहीं है? क्वेश्चन नहीं आया? एक बार फिर से जल्दी से इसको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, बिना किसी चीज़ के, है ना, मतलब बिना कैलकुलेशन के सीधा रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे दो। ठीक है, बस ये मार्कर सही से चल जाए। ठीक है, अभी ध्यान दे दो। द फ्लो स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाय दिस वेयर एप्सिलॉन इज ट्रू। आपको इंजीनियरिंग का कर्व नहीं दे रखा, अगर सीधा इंजीनियरिंग कर्व होता तो आप उसको रिलोड करते, फिर लोड कर लेते, तो वो ग्राफ आपका उसी के हिसाब से जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। सिग्मा वहां का हिसाब से सिग्मा मिल जाता, वो सिग्मा की वैल्यू आ जाती उस एप्सिलॉन के हिसाब से, फिर आप आराम से ई को ऐसे खींच देते और यहाँ की एप्सिलॉन निकल के आ जाती। बट ये क्या है? एप्सिलॉन ट्रू है, तो इसलिए एप्सिलॉन ट्रू के हिसाब से आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो एप्सिलॉन इंजीनियरिंग निकालना पड़ेगा, ये आपको दिया हुआ है, ये अच्छा था, तो एप्सिलॉन ट्रू इंजीनियरिंग से एप्सिलॉन ट्रू निकाल के फिर सिग्मा ट्रू निकाला आपने, और इस सिग्मा ट्रू की हेल्प से आपने क्या निकाला? सिग्मा इंजीनियरिंग। ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था ये मार्कर चल जाए। जो भी माइंड में होता है ना पढ़ाने के लिए, वो सारा ना स्किप होता जाता है इस चक्कर में, ये इन चक्करों में। हाँ जैसे ना जो इक्वेशन ने लिखी वो ट्रू की है क्या? हाँ ये ट्रू की है, तो वहां पे भी तो एप्सिलॉन t इक्वल टू जो एप्सिलॉन t टू द पावर 0.1। हां, तो आपने बताया कि एप्सिलॉन t इक्वल टू nb तो लिखते हैं ना, वो है यूटीएस के लिए, सिर्फ यूटीएस। और ये वाली चीज हमें पता ही नहीं कहाँ से अनलोड कर रहे हो, है ना, वो सिर्फ यूटीएस है। अगर यूटीएस वाला क्वेश्चन बनाया होता तो फिर यूटीएस के हिसाब से हम यूटीएस पर चेक करेंगे वो अनलोडिंग वाली चीज। एप्सिलॉन ट्रू की नहीं, ऐसे ना 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 ना, आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी भाई मनोज जी ना। आपने खुद ही देखा आंसर्स में थोड़ा सा चेंज आएगा, आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा। मेरा काम क्या है? आपको रियल चीज़ें समझाना। ठीक है, आंसर आप ट्रू से निकाल लोगे, क्योंकि चेंज बहुत कम आ रहा है, इस वजह से दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो ना? आपको बुक्स में ना, और हो सकता है पीवाईक्यू वाले में भी सीधा ट्रू से ही आंसर मिले इसका। ठीक है, तो प्लीज आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए। मेथड क्या है कि आपको अगर रिकवरी लेके चलनी है तो किसकी लेके चलोगे? आपके इंजीनियरिंग की रिकवरी आप इंजीनियरिंग के लोगे। हाँ, आंसर्स बहुत ही पास में आते हैं। और जो मुझे आपने ये वाली क्वेश्चन पूछा ना, इसको भी मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ठीक है, आपके माइंड में थोड़ी सी एक चीज़ गड़बड़ बैठ गई है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो। आपने ये बोला अभी परमानेंट डिफॉर्मेशन के बाद जो सिग्मा ट्रू होता है
मतलब जो ये वाला ग्राफ है के एप्सिलॉन टू द पावर एन, वो सेम होता है इसके इंजीनियरिंग के। इससे पहले बोला मतलब इसको यूटीएस मान लो, चलो यूटीएस, होती है ना, हाँ हाँ उससे पहले तो रीगेन हाँ, उससे पहले रिगेन कर सकता है, बट वहां पर ट्रू और उसका इंजीनियरिंग का सेम ही ग्राफ है। सेम ग्राफ है, वो तो हुक्स लॉ है। वो तो नहीं, फील्ड तक सब सेम बैठेगा। फील्ड वाले रीगेन भी तो रीगेन कर सकते हैं ना, अगर हम वैसे सोचें। हाँ तो हुक्स लॉ है। अच्छा, आप उसके लिए तो नहीं कह रहे हो, रीलोडिंग के लिए मान लीजिए इस पॉइंट के हिसाब से ऐसे आया तो ऐसे आया, तो रीलोडिंग के लिए, रीलोडिंग के लिए तो कह रहे हो ना। बस यही चीज तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो आपने रीलोडिंग में ये जो सिग्मा लिया है ना, ये जो सिग्मा लिया, ये सिग्मा ट्रू लेके चल रहे हो या सिग्मा इंजीनियरिंग लेके चल रहे हो? यहाँ सिग्मा इंजीनियरिंग लोगे, नहीं तो फिर यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ना, ये चेंज हो जाएगी फिर, अगर रीलोडिंग में लेके चलोगे तो चीजें। क्योंकि रीलोडिंग में ये वाली चीज आप यहाँ से इसके पैरेलली खींच के लेके आते हो, तब जाके पता लगता है ना। जब ट्रू एंड इंजीनियरिंग आप जब इलास्टिक रीजन में लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ इसी जगह ये दोनों रिलेशन सेम होते हैं। यहाँ सिग्मा ट्रू बराबर ई एप्सिलॉन ट्रू होता है, यहाँ सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन होता है, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक रीजन के अंदर, परफेक्ट जो हमारा शुरू वाला इलास्टिक रीजन है उसमें होता है ये। यहाँ के हिसाब से आपको पहले इंजीनियरिंग वाले हिसाब से निकालना पड़ता है। यहाँ पर फिर से हुक्स लॉ लिया, इस वजह से सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन फिर से इंजीनियरिंग वाला ही लेके चलोगे, क्योंकि जब भी हुक्स लॉ लिया जाता है ओरिजिनल एरिया हमेशा सेम लिया जाता है। मतलब एरिया कभी भी चेंज नहीं होता हुक्स लॉ में। हुक्स लॉ एक ऐसा लॉ है जहां पर एरिया को कभी भी चेंज मत करवाना, जबकि रियल में हुक्स लॉ में भी एरिया चेंज होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है, 100% कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं, आप ना इसमें कंफ्यूज हो रखे हो सभी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अब एक काम करता हूं मैं, एक क्वेश्चन, शायद ऐसा भी हो सकता है, एक क्वेश्चन इससे आगे का थोड़ा कर लो एक बार और, इस तरह का है ना, उसमें थोड़ी और कंफ्यूजन निकलेंगी। उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर से इस वाले क्वेश्चन को रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, चल तो एक क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद ये रिकवरी वाला, पहले रिकवरी वाला कर लो, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये रिकवरी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के करना, आप आंसर इसका भी निकाल लोगे। ऑनलाइन आप भी बता दो भाई, ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया भी या नहीं? डाउट है तो प्लीज लिख दो। आ गया? गुड यार, बढ़िया। अभिषेक जी, सत्यम जी, आपका क्या हाल है? समझ में आया? ये दूसरे वाले हैं, ये शुक्ला साहब, ये क्वेश्चन में लग गए हैं, हैं? चलो अच्छा, क्या बात है, बढ़िया। थोड़ा फिगर में ध्यान देना, थोड़ा सा फिगर में, है ना, ऐसे जाके ये ग्राफ ऐसे, फिर यहां पर अनलोड हुआ, कहां तक? सिर्फ यहां तक। तो ये वैल्यू ऐसे वाली दिखा रखी है, बी की वैल्यू ऐसे करके डॉटेड, है ना, बी तक की एप्सिलॉन बी है, यहाँ की सी पॉइंट तक की ये वाली चीज है। तो सी पॉइंट तो आप खुद ब खुद अंडरस्टूड हो जाओगे कि कौन सी लाइन होगी, है ना। ये तो हमारी कोई फिजिबल लाइन होगी क्या? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक डॉटेड, मतलब एक वैसी लाइन जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रही है कि यहाँ के हिसाब से कितना होगा, 0.5। थोड़ा ट्राई करो। इसमें तो सब कुछ में ट्रू पे ही लेके चल रहा है ना, क्योंकि ग्राफ ही हाँ, बस यही चीज। अगर आपको सेंस अलग अलग हैं तब फिर उसके हिसाब से लेके जाना है, और अगर आपके पास नॉर्मली चीजें हैं तो फिर नॉर्मली लेके चलो। ठीक है,
ठीक है, आपको लास्ट क्वेश्चन ना अगर PYQ वगैरह देखोगे और उसमें आप सॉल्यूशन भी देखोगे ना, तो हमेशा वो ट्रू में ही मिलता है। ठीक है, ट्रू से सॉल्व किया हुआ, बट हमेशा याद रखिएगा कि जो मेन प्रोसेस होता है वो इंजीनियरिंग का होता है, कि ट्रू में कहीं ना कहीं एरिया को हम चेंज कर चुके होते हैं, जबकि इसमें एरिया चेंज नहीं माना जाता हुक्स लॉ में। अब इस चीज़ को आप सीधा ट्रू से करो, कोई दिक्कत नहीं है। गेट के जो आंसर होंगे वो आपके ट्रू के सेंस में भी मिलेंगे, आपको रेंज वो ट्रू के सेंस में मिलेगी। कितना गया? 0.1 नहीं, गड़बड़ आ रहा है। ये फाइनल आंसर है एप्सिलॉन बी की वैल्यू। 0.498। बहुत बढ़िया। किसका है? किसका है? अच्छा, दोनों का है। नहीं, मुझे आपके दोनों की आवाज़ में कन्फ्यूज़न हुई। हाँ, 0.498, बहुत बढ़िया। हाँ मनोज जी, आपका क्या कुछ क्या कर? अच्छा, है ना? हाँ, अनलोडिंग पे करा 400 क्या जे ई लिया वही सिग्मा tan थीटा फिर वही tan थीटा करके और उसके बाद 0.5 हो जाता है। हां अरे आप भी निकाल लो भाई, सभी हो गया। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। पीछे हिमांशु जी हुआ? हो रहा है? चलो करो करो करो, खुद से करने की कोशिश करो। आगे आपका नहीं हो रहा? सोमे वाली चीज़ याद है? अच्छा, ये पढ़ा नहीं है, भूल गए। हाँ, इतना तो रेंज आ जाएगी, इतनी रेंज आ जाएगी, बट 0.4 नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। 0.4 है तो 0.5 के आसपास है ना। हाँ हाँ, पता नहीं मैं तो गलत भी क्या हो, क्या पता क्या हो गया? देखो यहाँ पर क्या है, 500 मेगापास्कल है, यहाँ पर 100 मेगापास्कल है। ठीक है, आपको बेसिकली क्या निकालना है, ये वाली चीज़ पता लग जाए तो यहाँ से ये वाली चीज़ निकल जाएगी आराम से। 0.5 यहाँ से यहाँ तक का है, ये पता लग जाए तो ये निकल जाएगा। ये पता कैसे लगेगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये चीज़ इसकी परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली चीज़ यहाँ दिख रही है एप्सिलॉन बी है ना, ये सी है, आपको दिख रहा है ये सीधी एक लाइन जा रही है। तो ये जो चीज़ है, ये डिस्टेंस कहाँ से आ सकती है? सीधा माइंड में चल रहा है क्या कि ये है हमारे लिए थीटा, मतलब tan थीटा या फिर ई। इसे थीटा को ई नहीं बोलते हैं ना, है ना, tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर होता है tan थीटा इक्वल टू ई। ठीक है, थीटा इक्वल टू ई नहीं होता है ना। चलो, तो अभी क्या है कि यहाँ इस थीटा के बेसिस पर, क्योंकि ये अनलोड हो रहा है, यहाँ पर ऐसे अनलोड हुआ यहाँ तक, बस नीचे तक नहीं, नीचे तक जाता तो ऐसे जाता है ना, अभी नीचे तक की बातें नहीं हुई, यहाँ तक की बात हुई है। ठीक है, इस सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई? 500 माइनस 100 मतलब 400। यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, यही तो हमें निकालनी है। आपको दिया हुआ है ई। ठीक है, तो ऑब्वियस है 400 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन मान लेते हैं, जो हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब एप्सिलॉन सी ले लो, इसे ऐसे है ना, सी नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, ये ले लो बी सी, ऐसे बी सी। तो एप्सिलॉन बी सी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बी सी इक्वल टू, या ऐसे कर लो 400 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन बी सी इक्वल टू क्या होगा? ई, है ना। हुक्स लॉ लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अनलोडिंग पे फिर रीलोडिंग जाएगी तो सेम ग्राफ से जाएगी, इस वजह से हुक्स लॉ लग जाएगा। ठीक है, ये सोम में समझाया था, हुक्स लॉ अनलोडिंग पर नहीं लगता, हुक्स लॉ रीलोडिंग पर लगता है, और रीलोडिंग हमेशा सेम ग्राफ से जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ हो गई, ये क्या होगी यहाँ से, एप्सिलॉन बी सी इक्वल टू ई, सॉरी 400 डिवाइडेड बाई ई। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ रहा है? 0.4 नहीं, ये वाली 0.002। ठीक है, अब ये जो चीज़ है एप्सिलॉन बी, वो क्या हो जाएगी? 0.5 में से 0.002 घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.498। नहीं भाई मनोज जी, ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने यहाँ 0.1 ले लिया, ऐसा तो गेट वाले कभी सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, इतना रेंज नहीं सोचेंगे वो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तब इंजीनियरिंग में कर लो। ठीक है, क्योंकि मेन जो प्रोसेस होता है वो इंजीनियरिंग का ही होता है।
ठीक है। बट अगर गेट में आपको ये लग रहा है कि आपको ट्रू से जाना है तो आप ट्रू से चले जाओ, क्योंकि गेट वाले आपको रेंज जो देंगे वो ट्रू को कंसिडर करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपको सिर्फ मेन स्टेप्स सही से समझाना था, इसलिए मैंने पिछली बार वो समझाया, ठीक है। बाकी आप चाहे ट्रू से करना चाहो आप डायरेक्टली ट्रू से कर लिया करो, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन को भी आप ट्रू से करना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो रेंज गेट में मिलेगी ट्रू वाली भी, इंजीनियरिंग वाली भी, ठीक है। मुझे स्टेप्स ठीक से समझाना था, इसीलिए मैंने वो लिया था वहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक, अब एक सेकेंड और, ये वाला हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और छुटा है अभी, ये वाला क्वेश्चन, इसे और करो। ये सॉलिड सिलेंडर नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दो। क्या बात है यार, आपने तो सारे क्वेश्चन लगा लिए भाई। ठीक है, अब हम फ्लो स्ट्रेस की बात करके फिर फ्लो स्ट्रेस के ऊपर रोलिंग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन कर दो जल्दी से। परसेंटेज इन डायमीटर, डायमीटर में कैसे चेंज हो जाएगा, मतलब कैसे जीरो हो जाएगा यार। अगर आप एक सोलर सिलेंडर को डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, फोर्स बिटवीन टू फ्रिक्शनलेस फ्लैट डाइस टू हाइट ऑफ 25, तो आप क्या कर रहे हो, डायमीटर को सेम करके और हाइट डिक्रीज कर रहे हो। ऐसे कैसे सोच सकते हो भाई योगेश जी, कैसे सोचा था आपने? वो तो मतलब जब दबाएंगे डायमीटर तो बढ़ेगा, तो जीरो का सोचा कैसे फिर? अच्छा इन्होंने बोला, ओके, अब तो फंस गए भाई। चलो इसका मतलब आप उस वाले क्वेश्चन में डायमीटर को आपने चेंज नहीं किया ना अपने माइंड में। जो मैंने आपको ये वाला बोला था कि हाइट दोनों की अलग अलग है, स्ट्रेन हमारी आ रही है, तो उसमें आपने डायमीटर चेंज नहीं किया था। आप डायमीटर चेंज हो रहा है, वहां पर किसका था, वहां पर था ए फाइनल ऑफ द लार्जर फाइनल, ए फाइनल ऑफ द स्मॉलर फाइनल, दोनों के फाइनल जो वैल्यूज आ रही है ना वो सेम थी, इस वजह से वो बनाया था, न कि ये कि ए नोट और ए एफ दोनों सेम थे, नहीं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन भी आ गया, कम से कम आपकी वाली सोच तो सही हो गई होगी। अब 41.4% आया सबका निकल के, नहीं करो करो करो, थोड़ा ट्राई करो। हमें क्या है, बेसिकली डायमीटर्स का ही तो रेशो चाहिए ना, मतलब डायमीटर ही तो चाहिए एक तरह से, फाइनल डायमीटर कैसे बन के आ रही है। तो ये सोलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस फोर्स बिटवीन टू फ्रिक्शनलेस डाइज टू हाइट ऑफ 25, द परसेंटेज चेंज इन डायमीटर। हाइट कितना हो रहा है भाई, ये अगर एक बॉडी थी, ये अगर एक बॉडी थी, इस बॉडी को हमने क्या किया, ऐसे कंप्रेस किया, इसका इनिशियल डायमीटर कितना दे रखा है 100 mm इसका इनिशियल डायमीटर है ना, और हाइट कितनी है इनिशियल 50 mm। तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, कांस्टेंट वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम π/4 d² इंटू h। ठीक है, अब इसको जब हमने कंप्रेस किया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, इस चीज में। ठीक है, अब बताइए इसका एरिया कितना होगा, वही हमें निकालना है, परसेंटेज चेंज डायमीटर में, तो इसको d2 मान लो चाहे तो, या फिर d फाइनल मान लो, ऐसे है ना। ये क्या है, ये है h फाइनल, है ना। h फाइनल कितनी है 25, h फाइनल है 25। अब बताइए क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जब तक कि क्वेश्चन में डेंसिटी चेंज नहीं कर रखी तो वॉल्यूम क्या करोगे, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, डेंसिटी चेंज नहीं है, वॉल्यूम चेंज नहीं है, क्योंकि मास चेंज नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो वॉल्यूम है वो बराबर किसके होगा, v फाइनल के, v इनिशियल बराबर होगा v फाइनल, तो π/4 d मतलब जो फाइनल है उसका स्क्वायर इंटू h फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या क्या हो जाएगा कि d² मतलब 100 का स्क्वायर इंटू में h की वैल्यू क्या लिखोगे 50, इधर d फाइनल निकालना है, hf की वैल्यू क्या लिखो 25। सोल्व करो इन दोनों को बराबर करके, df निकालो, d फाइनल निकालो, इसका जो फाइनल डायमीटर है वो बता दो। ये 141.4, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी इसमें, एक कुछ नहीं था, ना ट्रू स्ट्रेस ना ट्रू स्ट्रेन, कोई ऐसा कोई ड्रामा ही नहीं था। सिंपली क्या है, इस चीज को दबा दिया, जो एरिया बढ़ रहा है उसके बेसिस पर डायमीटर में चेंज बताना है। 41 ये आ गया होगा ना 41.4। ठीक है, तो डी एफ की वैल्यू आप बता रहे हो 141.4
4 है ना, तो ऑब्वियस है परसेंटेज चेंज निकालोगे तो क्या होगा कि जो इनिशियल था माइनस जो फाइनल है डिवाइडेड बाय जो इनिशियल है, उसी से तो परसेंटेज चेंज हुआ। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ, आया निगेटिव में। ठीक है, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल कर लो तो आपका बेसिकली ये इंक्रीमेंट दिखा देगा। तो इंक्रीमेंट क्या है 41.4% का, डी फाइनल माइनस डी इनिशियल डिवाइडेड बाई डी इनिशियल इंटू 100%। तो कितना आ जाएगा आंसर निकल के 41% आई थिंक है ना, हाँ परसेंटेज चेंज ना 41.4%। ठीक है, हो गया सर। टू स्ट्रेन से भी तो निकाल सकते हैं ठाकुर साहब, टू स्ट्रेन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, यहाँ पर टू स्ट्रेन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये वॉल्यूम वाइज सीधा आपके पास परसेंटेज डायमीटर निकल रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन ट्रू अगर आप निकालोगे तो एप्सिलॉन ट्रू की वैल्यू क्या लेके चलोगे, ln a नोट बाई AF। आपको AF तो निकालना है ना, और आपको एप्सिलॉन ट्रू दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप सोचो जरा इस चीज में गड़बड़ होगा या नहीं होगा। एप्सिलॉन ट्रू आपको दिया हुआ नहीं है, A नोट बाई AF, AF आपको निकालना है। ठीक है, हाइट से, चलो हाइट से कर लो। ठीक है, अगर हाइट से करोगे तो आपने पहले ही सोच लिया कि जो मेरे पास लेंथ है, मतलब जो ये रेशो है ये खुद ही किस चीज का है। आपने अगर इसको लेंथ वाइज रखा बराबर कि LF अपॉन L नोट, इसका मतलब आपने खुद ही सोच के पहले से ही रखा हुआ है ना, A नोट L नोट इक्वल टू AF LF। तो यही चीज तो मैंने यहाँ यूज की है बस। ठीक है, तो आप जो इस चीज को बना रहे हो वो इन्हीं चीजों का तो है, बस उसमें क्या कर रहे हो, ln जोड़ रहे हो, है ना, इधर भी ln इधर भी ln। ठीक है, बात सही है, बात सही है, बट यहाँ पर दोनों चीजें जोड़ रहे हो, तो ये जो जिससे बन रहा है उस चीज पर हमें क्यों जाना है, जब हमें यहाँ पर जिससे बन रहा है हम डायरेक्टली उसी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तरीका ठीक है, वो भी आप उससे भी जा सकते हो। ठीक है, चलो ये वाली चीज हो गई। एक क्वेश्चन अब, हाँ अब लिखिएगा, थोड़ी सी वर्डिंग लिखिएगा एक्चुअली किस चीज की, एवरेज फ्लो स्ट्रेस की। एवरेज फ्लो स्ट्रेस, एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा प्लीज, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, एवरेज फ्लो स्ट्रेस। लिखिएगा एवरेज फ्लो स्ट्रेस। मैंने आपसे बोला था कि रोलिंग में मैंने आपको 2 क्वेश्चन छुड़वाए थे, है ना, किसके, इस वाली चीज के, स्ट्रेन हार्डनिंग वाली चीज के, है ना, मतलब जो हमारे पास फ्लो स्ट्रेस की इक्वेशन हुआ करती है। ठीक है, तो एवरेज फ्लो स्ट्रेस लिखिएगा, एवरेज ब्रैकेट में मीन, एवरेज ब्रैकेट में मीन, एवरेज ब्रैकेट में मीन ब्रैकेट क्लोज, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, मीन तो अपने ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, बस खत्म करो उसे, है ना, एवरेज फ्लो स्ट्रेस इज नोट NOT वाला, इज नोट ऑन द बेसिस ऑफ, एवरेज फ्लो स्ट्रेस इज नोट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्लो स्ट्रेस, average flow stress is not on the basis of instantaneous flow stress but on an instantaneous flow stress but on an average value over the but on an average value over the stress strain curve but on an average value over the stress strain curve from the beginning of strain, from the beginning of strain, from the beginning of strain to the final, final के ब्रैकेट में लिखने का मैक्सिमम, to the final के ब्रैकेट में मैक्सिमम ब्रैकेट क्लोज वैल्यू, to the final value that occurs during deformation, that occurs during deformation, that occurs during deformation। ठीक है, तो आपने जो ये चीज समझी थी कौन सी वाली, सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर n, ये कौन सी स्ट्रेस थी, एवरेज फ्लो स्ट्रेस। सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर n, ये कौन सी, एवरेज फ्लो स्ट्रेस थी। क्या ये फ्लो स्ट्रेस है, बिल्कुल,
ये क्या है, फ्लो स्ट्रेस, ठीक है, इसे हम फ्लो स्ट्रेस बोल सकते हैं। मतलब इस वाले पावर लो में जो हमारे पास, ऐसे मान लेते हैं, ये पावर लो में जो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, इसके कोरस्पोंडिंग इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस कहलाएगी या नहीं। ये जो होगी ये सिग्मा आई बोल दूं अगर इसे, तो सिग्मा आई इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस कहां से निकाल लोगे, सिग्मा आई इक्वल टू के एप्सिलॉन आई टू द पावर एन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है मेरी फ्लो स्ट्रेस, जो कि क्या है मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, ठीक है। अगर आप यहाँ के हिसाब से निकालोगे तो क्या हो जाएगी, सिग्मा दूसरी हो जाएगी, ये आई 1 मान लो, तो ये सिग्मा आई 2 हो गई या नहीं। इसका मतलब ये सारी की सारी जो फ्लो स्ट्रेस हैं वो कैसी हैं, इस वाली बॉडी में इंस्टेंटेनियस वाली, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे एवरेज फ्लो स्ट्रेस चाहिए, तो एवरेज फ्लो स्ट्रेस क्या होगी, समझ में आ रहा है। ये इस फॉर्मूले से क्या निकल के आता है, इंस्टेंटेनियस फ्लो स्ट्रेस। नहीं समझ में आ रहा, आप इसमें ट्रू में फंस जाओगे, फिर इंजीनियरिंग में फंस जाओगे। अरे इंजीनियरिंग ले लो चाहे ट्रू ले लो, है तो वो इंस्टेंटेनियस वाली ना, उसमें फंस गए ट्रू इंजीनियरिंग में। अरे भाई ये है तो इंस्टेंटेनियस, चाहे आप इसे सिग्मा इंजीनियरिंग के एप्सिलॉन इंजीनियरिंग की पावर एन कर लो, चाहे इसे आप क्या कर लो, सिग्मा ट्रू इक्वल टू के एप्सिलॉन ट्रू टू पावर एन, है तो इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग ही ना, किसी भी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग ये फॉर्मूला वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस को दिखा रहा है। तो फिर एवरेज फ्लो स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, वो है हमारा सिग्मा नोट बार बोल देते हैं इसे, सिग्मा नोट बार, जैसे कि यहाँ पर सिग्मा नोट भी कहीं कहीं यूज कर लेते हैं, तो सिग्मा नोट बार या फिर सिग्मा बार, ठीक है, कंफ्यूज हो रहा हो तो रहने दो, सिग्मा बार या सिग्मा नोट बार इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन एफ टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ये क्या चीज हो गई, ये चीज ये हो गई कि यहां पर जो मेरे पास मिनिमम स्ट्रेन है इस फॉर्मूले के लिए, कौन सी हो गई, मान लीजिए ये मिनिमम स्ट्रेन इस फॉर्मूले के ये हो गई, मैक्सिमम स्ट्रेन इस फॉर्मूले के लिए क्या है, फ्रैक्चर वाली है या नहीं। मैक्सिमम स्ट्रेन इस फॉर्मूले के लिए क्या है, फ्रैक्चर, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर दिखा रखा है मैंने, मान लो। तो ये वाली चीज क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन इसके लिए फ्रैक्चर के लिए है या नहीं है, है मैक्सिमम स्ट्रेन फ्रैक्चर के लिए है। अब एक बात देखना, आपसे अगर मैं कहता हूं इस वाली स्ट्रेस को, ये यहां से यहां तक स्ट्रेस वेरी हो रही है ना, यहां से यहां तक स्ट्रेस वेरी हो रही है, तो इस वाली स्ट्रेस का मीन कहां होगा, इस वाली स्ट्रेस का, ये जो वेरी हो रही है भाई, ऑब्वियस स्ट्रेस देखोगे तो वाई डायरेक्शन में जाओगे ना अपने माइंड में, तो ये स्ट्रेस ये कुछ तो बढ़ रही है ना, तो इसका मीन कहां होगा, वो इसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना कि स्ट्रेन कहां से कहां तक बढ़ रही है। तो यहां पर जो इनिशियल स्ट्रेन से लेके इस ग्राफ के लिए, जो इनिशियल स्ट्रेन से लेके फाइनल स्ट्रेन कौन सी होगी, फ्रैक्चर वाली, उसके लिए जो मेरा मीन आएगा कहीं पर भी, ये मेरा मीन आ गया, ऐसे बनाते हैं ना ग्राफ में कहीं मीन, तो ये मेरा मीन आया, इसी मीन को मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा नोट बार या सिग्मा बार। ये क्या कहलाती है, एवरेज फ्लो स्ट्रेस। इसका कहां से यूज किया जाता है, मतलब कहां से फॉर्मूला निकलता है, ये डेरिवेशन के बाद निकलता है मीन के बेसिस पर। यहां पर फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, के एप्सिलॉन एफ टू द पावर एन अपॉन एन प्लस 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहां एप्सिलॉन क्या है, यहां एप्सिलॉन क्या है, ये फ्रैक्चर वाली, बस ये फॉर्मूले का डेरिवेशन के बाद में आउटकम आता है कि ये जो सिग्मा नोट बार की वैल्यू निकालोगे ना आप इस वाले पूरे ग्राफ के लिए, वो हमेशा क्या निकालोगे, उस ग्राफ में पहले फ्रैक्चर स्ट्रेन निकालना, उस ग्राफ की पहले फ्रैक्चर स्ट्रेन निकलेगी, वो फ्रैक्चर स्ट्रेन यहां पर सीधे पुट होगी। के आपके पास है, के कांस्टेंट है ना उस मटेरियल के लिए, एप्सिलॉन एफ उसकी वैल्यू निकल सकती है कि पावर एन अपॉन में एन प्लस 1, मतलब ये क्या है, उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू, समझ रहे हो, उस मटेरियल के लिए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या है, नॉन उस मटेरियल के लिए फिक्स है ना। एप्सिलॉन एफ कुछ ना कुछ है उस मटेरियल के लिए, के उस मटेरियल के लिए कुछ ना कुछ है, एन उस मटेरियल के लिए कुछ ना कुछ है। ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि वेरिएबल कर लो इन्हें, जैसे कि यहां पर क्या है, सब चीजें वेरिएबल, एप्सिलॉन वेरिएबल है तो सिग्मा भी क्या है, वेरिएबल, दिख रहा है ना हर जगह पॉइंट के लिए, हर जगह एप्सिलॉन चेंज हो रहा है तो सिग्मा भी चेंज हो रहा है। तो उन्हें क्या बोला, इंस्टेंटेनियस फ्लो स्ट्रेस, जबकि ये वाली स्ट्रेस क्या है, एवरेज फ्लो स्ट्रेस। दिस इज द एवरेज फ्लो स्ट्रेस। तो इसकी क्या है, एक वैल्यू है जो कि आपने ये निकाल दी। समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हुआ, नहीं समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउटफुल निगाहें तो नहीं है ना, क्लियर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि इंस्टेंटेनियस कहाँ मीन कहाँ हो गई, कोई ना कोई इस ग्राफ का कोई तो मीन होगा ना, तो वही मीन मेरी ये वैल्यू है, के एप्सिलॉन एफ टू द पावर एन अपॉन एन प्लस 1, ठीक है।
देखो अगर किसी भी ग्राफ की आप बात करो, एक ये नॉर्मल ग्राफ है ना, एक ये नॉर्मल ग्राफ है, इस नॉर्मल ग्राफ का मीन कहाँ होगा? मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने ये समझाया था कब, टफनेस वाले केस में ऐसे लिया है ना। तो एक ग्राफ का जो एरिया है, ठीक है, उसके लिए आपको ये मैक्सिमम और फिर मैंने ये वाली चीज़ ली थी, तो इसका हमने मीन लेके ही तो हमने एक ग्राफ बनाया था ना, शायद आपको याद होगा कि इक्विवेलेंट है ना, हाँ, कि फिर उसका हाफ करके ये मीन ले लिया था। तो एक एरिया निकल के आया। तो आपने जैसे यहाँ पर मीन लिया था, ऐसे ही तो इस ग्राफ के लिए भी क्या होगा, एक अपना मीन होगा। वो किस पर डिपेंड करेगा? स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना। अगर किसी भी ग्राफ का आप ये चीज़ लेके चलते हो, मीन लेके चलते हो, तो क्या वो वाई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? अगर ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है तो ग्राफ का जो एरिया है, ग्राफ का जो एरिया है वो हमारा सेम होना चाहिए ना इस पॉइंट के ऊपर। यूटीएस होगा नहीं, फ्रैक्चर मैक्सिमम पॉइंट यूटीएस होगा किसमें? पहले ये भी सोच लो, वो किसमें होगा? वो होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वो सबसे ऊपर वाला होगा अगर सिग्मा की बात करेंगे, जबकि हमारा जो ये वाला होता है इसमें कौन सा होता है सबसे ऊपर वाला पॉइंट? फ्रैक्चर वाला। ग्राफ ऐसे जाता है, फ्रैक्चर वाला सबसे ऊपर पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं से तो एवरेज होके जाएगी, तो वो चीज़ है, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं हो गया? अगर मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में देखूं तो, अगर मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में देखूं तो ऐसे, ठीक है। अगर ये ऐसे गया तो अब जरा सोचो इसके बारे में क्या होगा। ये है तो इसके कोरस्पोंडिंग एफ नहीं, किसके कोरस्पोंडिंग एफ? इसके कोरस्पोंडिंग, ठीक है। तो यहां पर जो मीन आएगी वो कहां आएगी? कहीं इस जगह, ठीक है। उससे नीचे आएगी, जो एक अभी ट्रू वाला नहीं बनाया ना, उससे नीचे आएगी। तो उसके लिए जो एप्सिलॉन एफ है वो चीज हो गई। उसके लिए जो यहाँ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का एन आ रहा है और के आ रहा है वो वाली हो गई, ठीक है। तो उसके हिसाब से के एप्सिलॉन एफ की पावर एन अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग हम कहाँ लेके चलते हैं जनरली? इसे ट्रू के लिए, ठीक है। ये जब भी फ्लो स्ट्रेस के बारे में बात आएंगी वो जनरली हमारी ट्रू के बेसिस पर होंगी, और अगर हमारे पास ट्रू का इक्वेशन नहीं दिया हुआ तो हम उसे इंजीनियरिंग का मान लेंगे, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन को, ठीक। अब एक मैं आपको रोलिंग का क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें फ्लो स्ट्रेस के ऊपर बातें आई थी, ठीक है। तो एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा बस एक बार एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरा लिख लीजिएगा। द थिकनेस ऑफ ए, ये मैं लिख नहीं पाया था उस टाइम पर ना, फिर आप आई गए थे सभी 5:15 बजे, तो इस क्वेश्चन को लिखिएगा। द थिकनेस ऑफ ए स्टील, यहाँ पर इसके ऊपर ना रोलिंग डाल लेना है ना, मैंने रोलिंग में 2 क्वेश्चन छुड़वाए थे ना आपको, वो अब करवा रहा हूँ। द थिकनेस ऑफ ए स्टील, द थिकनेस ऑफ ए स्टील प्लेट with material strength coefficient, the thickness of a steel plate with material, the thickness of a steel plate with material strength coefficient of 210 megapascal, of 210 megapascal, comma, has to be reduced from 20 mm to 15 mm, has to be reduced from 20 mm to 15 mm in a single pass, in a single pass, in a single pass, in a, आगे फिर से लिखो, in a too high rolling mill, in a टू TWO वाला टू हाई रोलिंग मिल with a roll radius of 450 mm, with a roll radius of 450 mm and rolling velocity of 28 मीटर पर मिनट। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें याद हों अभी भी, रोलिंग वेलोसिटी क्या हुआ करती थी, ठीक है। velocity of 28 meter per minute, full stop. If the plate has a width of 200 mm and its strain hardening को exponent, देखो ये forging और rolling दोनों मिला दी, and its strain hardening exponent, इसे क्या बोलते हैं? n स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट या कोफिशिएंट एक्सपोनेंट
स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट n is 0.25 n is 0.25 comma the rolling force required for the operation is किलो न्यूटन में आंसर देना है, ठीक है, किलो न्यूटन में आंसर देना है। गेट 2020 में इस क्वेश्चन के आगे, गेट 2020 में इस क्वेश्चन के आगे एक फॉर्मूला आपको दिया गया था, किसका? एवरेज फ्लो स्ट्रेस का। क्या है जो अभी मैंने आपको याद करवाया, क्या था वो? सिग्मा एवरेज इक्वल टू के एप्सिलॉन एफ की पावर n अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको दिया गया था। बट गेट 2021 में ये फॉर्मूला नहीं दिया गया, तो आपको ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद, ठीक है। ये के क्या है? मेरा मटेरियल स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसे हमने के वहां पर भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो चलो अभी रोलिंग वाले क्वेश्चन से याद करके इसको सोल्व करने की कोशिश करो। मैंने रोलिंग वाले में आपको याद होगा फोर्स वगैरह के सबके स्टेप्स लिखवाए थे कि फोर्स क्या होता है, वो सिग्मा से कैसे डिपेंड करता है, याद आ रहा है ना कुछ? मैंने उसमें देखा ना, आप रोलिंग वाले जो फॉर्मूले लिखे थे ना आपने, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर बेसिकली आपको उस फॉर्मूले में भी ना सीधा दे रखा है ट्रू स्ट्रेन, ऐसे लिख रखा है यहाँ, ट्रू स्ट्रेन जो फॉर्मूला है ना उसमें ऐसे लिख रखा है ट्रू स्ट्रेन टू द पावर n, ऐसे कर रखा है। रोलिंग की फोर्स का फॉर्मूला क्या था सिग्मा के टर्म्स में? रोलिंग में जो फोर्स लग रही थी, याद आ रहा है ना, बियरिंग प्रेशर समझाया था। क्या क्या? प्रोजेक्टेड एरिया, हाँ, सिग्मा इंटू में था प्रोजेक्टेड एरिया, और प्रोजेक्टेड एरिया की वैल्यू क्या निकाली थी? LP इंटू बी। LP की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट R डेल्टा H। डेल्टा H की वैल्यू क्या हो गई? HI माइनस HF। ना सारी चीज़ें लगाओ और निकालो आंसर। सिग्मा कहाँ से निकलेगा? सिग्मा निकलेगा, सिग्मा कहाँ से निकलेगा? सिग्मा फोर्स में सिग्मा ये रहा है ना, एवरेज फ्लो स्ट्रेस ये रही वो। और इसके लिए क्या निकालना होगा आपको? एप्सिलॉन ट्रू। एप्सिलॉन ट्रू कहाँ से निकालोगे? एप्सिलॉन ट्रू, रोलिंग में क्या चीज कम हो रही है? हाइट। रोलिंग में हाइट कम हो रही है, तो एप्सिलॉन ट्रू हाइट से निकालने की कोशिश करो। एप्सिलॉन ट्रू के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एलन नहीं, हाइट चेंज हो रही है ना, ये रोलिंग है, रोलिंग, ठीक है। तो इसमें आप वैसे नहीं जा सकते लेंथ वगैरह से, परेशान हो जाओगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? HF एंड HI। HI क्या है यहाँ पर? 15। HF क्या है? 10 है ना, सॉरी 20 और 15। तो HI क्या है? 20 और HF क्या है? 15। तो क्या क्या होगा? LF अपॉन L नोट होता है, LF अपॉन L नोट होता है, कंप्रेसिव तो हो रहा है एक तरह से ये, तो LF अपॉन L नोट होता है, तो क्या हो जाएगा? HF अपॉन HI। एप्सिलॉन ट्रू क्या हो जाएगा? LN HF अपॉन HI। समझ में आ भी रहा है या नहीं? उस बॉडी के लिए आप कंप्रेसिव तो कर रहे हो, रोलिंग में आप इस मटेरियल को कंप्रेस करते हो या नहीं करते हो? समझाया था, बाई एक्सल कंप्रेशन होता है, मतलब कंप्रेशन होता है ना। रोलिंग में शेयर वाली चीज़ें भी हो रही हैं, बट उसमें क्या हो रहा है? इसमें बाई एक्सल कंप्रेशन भी तो हो रहा है। अगर उसमें कंप्रेशन हो रहा है तो क्या आप यहाँ पर जब और कुछ नहीं दिया हुआ है, क्या आप इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हो? एप्सिलॉन ट्रू इक्वल टू LN HF अपॉन HI, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? ट्रू स्ट्रेन ऑन दिस प्लेट, इस प्लेट की ट्रू स्ट्रेन, ठीक है। अगर वो ट्रू स्ट्रेन आपको मिल गई तो फिर आप एवरेज स्ट्रेस निकाल सकते हो सीधा। एन आपको गिवन है, करो जल्दी से करो। समझ में आया सुंदरम जी? कुछ डाउट लग तो रहा है? हाँ बोलो। फ्लो स्ट्रेस का, एवरेज फ्लो स्ट्रेस का ये लगेगा ना भाई। एप्सिलॉन ट्रू आप कैसे निकालोगे फिर? आप एक बात तो फिर स्ट्रेस कहाँ से निकालोगे? हाँ हाँ, ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है।
है ना, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी आगे इस क्वेश्चन में एवरेज फ्लो स्ट्रेस दिया हुआ है, और यहाँ पर आप सिग्मा, आप इसका फॉर्मूला लिखो, एफ का फॉर्मूला लिखो रोलिंग से, ये आ गया। अब इसमें बताओ सिग्मा कहाँ से निकालोगे। भाई आपको अगर या तो फोर्स पता होना चाहिए सिग्मा निकालने के लिए, है ना, आपको तो सिग्मा भी निकालना है, मतलब आपको सीधा फोर्स निकालना है, 2 अननोन हो गए ना, तो सिग्मा कहाँ से जाओगे, इससे, जो कि क्वेश्चन में 2020 में आया था। तो 2020 से पहले कभी भी ये क्वेश्चन नहीं बन के आया, समझ रहे हो। 2020 से उन्होंने ये माइंड में डाला कि भाई इस सिग्मा की वैल्यू एवरेज फ्लो स्ट्रेस से स्ट्रेन हार्डनिंग से निकाला करो, और फिर 2021 में उन्होंने फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया बिना इसको फॉर्मूले को दिए। गेट ऐसे करता है, और इस चीज़ की इन चीज़ों को समझना पड़ता है। जो फॉर्मूले वो आपको देगा तो हो सकता है वो अगली बार उसका आपसे एप्लीकेशन ही करवा ले सीधा। 2020 से पहले कभी भी रोलिंग एंड फोर्जिंग को मिक्स नहीं किया गया था। हाँ आया आंसर, इसका आंसर आ रहा है आपका, एफ की वैल्यू आ रही है 1167.26 किलो न्यूटन। बहुत बढ़िया। एप्सिलॉन ट्रू की वैल्यू क्या आई, 123 एप्सिलॉन ट्रू, इतना सारा। अच्छा सिग्मा की वैल्यू आ गई 123.04। ठीक, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, बोलो। फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया था रोलिंग से, सिग्मा नोट, ठीक है। अब हमें फोर्स के लिए सिग्मा की वैल्यू चाहिए। सिग्मा की वैल्यू कहाँ से लिखोगे, यहाँ से चाहिए एप्सिलॉन ट्रू कहाँ से आएगा, इससे, क्योंकि ये हमारा जो HF निकल के आ रहा है, और HI इनिशियली रोलिंग से पहले ऐसे था HI, तो HI और HF, तो HF अपॉन HI हमारी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन ट्रू, ठीक है। माइनस में आएगा ना, बस उस माइनस को वहाँ इस फॉर्मूले में नहीं रखना होता है। ये इससे क्या दिख जाता है कि कंप्रेशन है, तो माइनस प्लीज मत रख देना, क्योंकि माइनस अगर रखोगे भी तो साइन आपका माइनस में आना ही है, मतलब वो कंप्रेशन है, तो माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सिग्मा टी आपका 123 सिग्मा, हाँ ये एवरेज सिग्मा, इसे बार बोलते हैं, सिग्मा ट्रू नहीं बोलते, सिग्मा बार। ये क्या है, मेरा एवरेज वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एवरेज फ्लो स्ट्रेस के 210, एक मिनट, के है आपका 210। हाँ कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, पॉइंट, इसकी पावर भी तो लिखोगे, ये है ना n, इसकी पावर भी तो है n, ठीक है। ln 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग की वैल्यू क्या लिखोगे तो वही चीज़ ना, आप लिखने के लिए लिख सकते हो उस चीज़ को भी, ठीक है, बट आप इसको लेंथ के बेसिस पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ उसको आप जब सोल्व करोगे फिर से ये निकालोगे, है ना, 1166,441, अच्छा न्यूटन में, हाँ तो किलो न्यूटन में जाएगा 1167 पॉइंट समथिंग, है ना, वो किलो न्यूटन हो गया, ठीक है। तो मतलब आंसर आना शुरू हो गया है। आ गया सागर जी, कुछ डाउट, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। रोलिंग क्या था, रोलिंग, हाँ लग तो ऐसे टाइम मुझे भी। तो रोलिंग में आपका एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, सिग्मा इंटू LP इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सिग्मा कहाँ से निकालोगे, एवरेज फ्लो स्ट्रेस से। स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट का नाम आ गया, इसका मतलब आप सीधा माइंड कहाँ पहुँचाओगे, इस वाले पर, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा बार लिख दिया करो, इसे मैंने वहाँ पर बार लिखवाया भी था एक जगह आपको। तो ये LP इंटू बी, LP की वैल्यू होती है √r डेल्टा H, है ना, R आपको गिवन है रोल रेडियस, डेल्टा H क्या है, HI माइनस HF। इनको जब यहाँ पर रखोगे ना, B विथ दे रखी है आपको, ये यहाँ पर रखोगे, सिग्मा यहाँ से रखी जाएगी। तो एप्सिलॉन ट्रू की वैल्यू आपको दी हुई है, ये रही ln HF अपॉन HI, ठीक है। हिमांशु जी आया, ठीक है ना। सागर जी अब हो जाएगा या नहीं है, अगर रोलिंग आपने पढ़ी हुई है तभी थोड़ा इजी पड़ेगा, नहीं तो फिर तो गड़बड़ है, ठीक है। एक बार इसे रिवाइज करना, ठीक है। सभी का हो गया, ठीक है, सभी का ऑनलाइन, आपका भी हो गया सबका। सर इसमें माइनस लेंगे ना जरूरत नहीं होती, वो माइनस आपके लिए सेंस दे रहा है कि ये कंप्रेसिव आएगा, तो उस माइनस को छोड़ दिया करो। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, अगर आपके पास स्ट्रेन निकालने का आंसर पूछा जाए तो माइनस लेके चलना, नहीं तो आपके पास अगर स्ट्रेस पूछा जाए ना तो वो माइनस हटा दिया करो वहीं पर,
स्ट्रेस अगर पूछ रहे हैं, स्ट्रेन है माइनस में, तो स्ट्रेन की माइनस को हटा दिया करो, सीधा स्ट्रेस कंप्रेसिव आ जाएगी। स्ट्रेस किस में आ जाएगी? कंप्रेसिव। ठीक है, तो माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलो आगे चलें। ठीक है, एक्सट्रूज सॉरी, इससे एक पहले एक क्वेश्चन और, 2021 वाला क्वेश्चन, जो कि इसका एप्लीकेशन था। 2020 में ये दिया था, 2021 में इसका एप्लीकेशन दिया था, तो इसको भी लिखो। ए 200 mm वाइड प्लेट, क्वेश्चन लिखेगा प्लीज। ए 200 mm वाइड प्लेट हैविंग ए थिकनेस, a 200 mm wide plate having a thickness of 20 mm, a 200 mm wide plate having a thickness of 20 mm is fed through a rolling mill, is fed through a rolling mill with two rolls, with two, TW वाला या two, simply two rolls, full stop, the radius of each roll, full stop, the radius of each roll is 300 mm, the radius of each roll is 300 mm, full stop, the plate thickness is to be reduced to 18 mm, the plate thickness is to be reduced to 18 mm in one pass, the plate thickness is to be reduced to 18 mm, 18 mm in one pass is to be reduced to लिखा हुआ है 18 mm, इसे डेल्टा एच मत मान लेना फिर। ठीक है, in one pass using a roll speed of 50 rpm, using a roll speed of 50 rpm, full stop, the strength coefficient K of the work material, the strength coefficient K of the work material flow curve is, work material flow curve is 300 megapascal, 300 megapascal, and the strain hardening exponent, and the strain hardening exponent n is 0.2, full stop, n is 0.2, full stop, the coefficient, n मतलब छोटा वाला n बना देना वहाँ, n is 0.2, full stop, the coefficient of friction between the rolls, the coefficient of friction between the rolls and the plate is 0.1, the coefficient of friction between the rolls and the plate is 0.1, full stop, if the friction is sufficient, if the friction is sufficient to permit, if the friction is sufficient to permit the rolling operation, if the friction is sufficient to permit the rolling operation, then the roll force will be, then the roll force will be, then the roll force will be। इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपके सिर्फ आंसर की वेट करूँगा, क्योंकि यही सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया था 2021 में। अब खुद से सोचो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। गेट की बात ये अच्छी लगी, उन्होंने डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं किया, पिछली बार उन्होंने फॉर्मूला दिया 2020 में, ये चीज़ अच्छी लगी कि सीखना है तो उससे सीख लो।
हाँ ये भी किलोमीटर में आंसर था। भाई 781, ठीक है 781 किलोमीटर सभी का आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बोलो, ठीक है, हाँ हाँ। देखो बेसिकली यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू ली हुई है ना, वो उसके सेंस में ली हुई है कि यहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा। जो अगली वाली लाइन है ना वो ये लिखी हुई है, ठीक है। हाँ तो इसी वजह से हमने उसको नहीं किया। अगर वो म्यू होता तो फिर हमें डेल्टा एच की वैल्यू म्यू स्क्वायर आर के हिसाब से लेके चलनी पड़ती, ठीक है, म्यू स्क्वायर आर के हिसाब से। अगर वो फ्रिक्शन वहाँ पर काम कर रहा होता कि भाई इससे ज़्यादा हम पास नहीं दे सकते, तो फिर क्या होता वो नंबर ऑफ पासेस के हिसाब से जो फाइनल थिकनेस आ रही है ना वो नंबर ऑफ पासेस में होती। तो एक पास में मैक्सिमम कितना जा सकता था, वो डेल्टा एच जा सकता था बस, ठीक है। देखो क्या था, अगर क्वेश्चन में, योगेश जी क्वेश्चन अच्छा है, जरा उसको फील करना। देखो क्या है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये चीज आ जाए एच आई और एच एफ, ठीक है, एच आई और एच एफ, आपको एच आई दे रखा है इनिशियली, आपको एच एफ दे रखा है फाइनली, आपको नंबर ऑफ पास नहीं दे रखे, मान लो आपको म्यू के सेंस में चीजें दे रखी हैं, तो पहले आपको म्यू स्क्वायर आर की वैल्यू भी निकालनी है। ये वैल्यू अगर मेरी डेल्टा एच की वैल्यू मान लीजिए कितनी आ गई 5 mm, तो 5 mm से अगर ये वैल्यू ज़्यादा है ना, तो आपको डायरेक्टली स्ट्रेन में ये नहीं लेके चलना, फिलहाल आपको क्या लेके चलना पड़ेगा फिर स्ट्रेन में, ये डेल्टा एच के हिसाब से एच आई उसमें से घटा के फिर एच एफ निकालो, तब फिर एप्सिलॉन ट्रू लेके चलोगे, तब फिर क्या लेके चलोगे एप्सिलॉन ट्रू, क्योंकि एक पास से एप्सिलॉन को मतलब होता है नंबर ऑफ पासेस करोगे फाइनली आंसर लेके आओगे, वहां पर क्या हो गई एप्सिलॉन ट्रू की वैल्यू फिर अलग अलग होती जा रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आपको स्टार्टिंग में किससे लेके चलना है, एप्सिलॉन ट्रू की वैल्यू किसके बेसिस पर, एच आई एंड एच आई माइनस डेल्टा एच मैक्स। तो यहां से कुछ एच एफ निकल के आएगा, तो यहां से जो एप्सिलॉन ट्रू होगा वो क्या होगा, एल एन एच एफ अपॉन एच आई। ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब म्यू स्क्वायर आर के बारे में चीजें बोल रखी हूं आपसे, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, नेग्लेक्ट कर रखा है उसने, कहा क्या बोल दिया, सफिशिएंट है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है।
फ्रिक्शन क्या है, उसे सफिशिएंट है, उसको लेके जा रहा है, रोलिंग हो रही है नॉर्मली, उसकी टेंशन मत लो। यहाँ पर क्या है, अगर वे म्यू स्क्वायर आर की वैल्यू इस सेंस में पूछ ली जाए, तब फिर आपकी डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो अगर आपके इस वाली चीज से ज्यादा है तो फिर टेंशन नहीं है, बट अगर इस वाली चीज से कम है वो, है ना, तो फिर आपको 1 पास के हिसाब से लेना पड़ेगा, है ना। 3 आ रही है, ठीक है। और हमने हमारे जो आंसर निकला वो 2 आया था, ठीक है, तो इसलिए हम क्या है, सेफ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में मान लीजिए वहां पर आ जाती है डेल्टा एच की वैल्यू 1 आ जाती है, तो आपको फिर 1 के हिसाब से चीजों को लेके चलना पड़ेगा। 1 के हिसाब से क्या होगा, 20 और 19, है ना, हाँ बिल्कुल, अगर म्यू है तो। बट यहाँ इस क्वेश्चन में म्यू की टेंशन को एक लाइन देके खत्म कर रखा था, तो हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी थी, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, शायद इस बार गेट में ये ना आ जाए, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इस चीज पर, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हमारा रोलिंग से रिलेटेड, हाँ 781 आ चुका है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हमारा ठीक है, तो ऐसे नहीं करना होता यार, अगर आ भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल आएंगे पॉजिटिव में, कल तो आएंगे ना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलतियां हुई हैं ना उन पर ध्यान देना है बस, नंबर्स प्लीज मत देखना अपने टेस्ट सीरीज में, सिर्फ और सिर्फ गलतियों पर एनालिसिस करना, ठीक है। हाँ तो वो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो फील आता है फिर ऐसा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचेगा एक्सट्रूजन ड्राइंग, ठीक है, एंड शीट मेटल ऑपरेशन। एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग हमारा कल एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शीट मेटल ऑपरेशन बचेगा, वो हमारा परसों हो जाएगा। मैंने आपसे बोला ना शीट मेटल ऑपरेशन हमारा अलग से मैं लिखता हूँ उसे, बट उसमें कंटेंट हमारा गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत कम है शीट मेटल ऑपरेशन में, ठीक है। आपका वो जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ना, शेयर स्ट्रेस क्या होती है, पैरेलल फोर्स अपॉन पैरेलल एरिया, बस सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है गेट में, शीट मेटल ऑपरेशन में, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है, पंचिंग पियर्सिंग बस, ब्लैंकिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, तो ये 2 दिन में हमारा फॉर्मिंग अब कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अभी इस एक्सट्रूजन को स्टार्ट ना करके इसको यहीं पर रोक लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर ये कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कल ही हम स्टार्ट करके इसे कंप्लीट करके फिर वायर ड्राइंग इसी में कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत है ना, ठीक है। हाँ तो ये प्लीज़, हाँ एक काम और करना, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं, कहाँ गया भाई, ए कहाँ गया, आई थिंक ये वाला था, है ना, ये वाला था। ये समझ में आ गया क्वेश्चन कि हमने क्यों इंजीनियरिंग निकाला था। आपको इंजीनियरिंग निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया था। यहाँ पर ट्रू से आपको आंसर निकालना है, ट्रू से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंजीनियरिंग से आपका सेंस मुझे समझाना था इस क्वेश्चन में। जबकि सेकंड क्वेश्चन किसका हो गया, सीधा ही ट्रू का। ये वाले क्वेश्चन से आपको मैंने ट्रू समझा दिया था, इस ट्रू से आपने सीधा इसका आंसर भी निकाल दिया था। कहाँ गया भाई, ये वाला इसे ट्रू से ही आपने सीधा आंसर निकाल लिया था। तो ये बता दो मुझे, समझ में आ गया नहीं, इलास्टिक रिकवरी वाला हिसाब आ गया, हो जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन, प्लीज बोल दो यार, हो जाएंगे। तो प्लीज इनको रिवाइज जरूर कर लेना, अगर नहीं होते हैं तो कल पूछ लेना, रिसेंटली पूछोगे तो फायदा रहेगा। ऐसे जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, तो टेस्ट सीरीज देने के बाद में मैंने आपसे हमेशा बोला है 1 घंटा मायने नहीं रखता, आगे के 2 घंटे आपको बैठना है टेस्ट सीरीज पर। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे ना तो 1 घंटे का कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो एनालिसिस जरूरी है, टेस्ट देना जरूरी नहीं, एनालिसिस ज़्यादा जरूरी है। मतलब टेस्ट दो, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके बाद में एनालिसिस प्लीज जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं होंगे, उनका सॉल्यूशन देके तो आईजे ने लगा रखा, मतलब जैसे कि कौन से वाले क्वेश्चंस में, वो मतलब था सर एक क्वेश्चन, मतलब एस इंजीनियरिंग की ले रही ना। ओके उसमें सर पहले तो सर ये बताओ देखो, क्वेश्चन आएंगे कैम एंड फॉलोअर के नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाले, ठीक है। हाँ देखो, हाँ प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज लगानी शुरू कर ही रहे हो आप, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं अभी फिलहाल, और प्लीज़ आप सब लगाओ, अब टाइम नहीं बचा है आपको टेस्ट सीरीज को बाद में डिले करने का, टेस्ट सीरीज लगाओ। देखो क्या होता है, चाहे कोई सा भी इंस्टीट्यूट क्यों ना हो जिसकी आप टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर रहे हो, सब इंस्टीट्यूट के टेस्ट्स में क्या होता है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भरे हुए होते हैं सभी में, है ना। जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो ना, उसमें क्या होता है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भरे होते हैं। तो प्लीज उन एडवांस लेवल से ज़्यादा पैनिक मत करना, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके गेट में नहीं आने वाले, 100% नहीं आने वाले।
और आपने जो टेस्ट सीरीज ली है उनमें एक चीज होगी एडवांस लेवल, एक चीज होगी बेसिक लेवल। आप उन बेसिक लेवल के क्वेश्चन को भी लगाओगे ना तो उसमें भी आपको एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट की जो ये क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज है वो यूज करो। ठीक है, आपको ये चीजें दिक्कत करेंगी ही। ठीक है, तो आपको उन चीजों को देख के परेशान नहीं होना। मैंने क्या बोला है, जो चीज आपको एडवांस लगे उसको सीधा वहां से कॉपी पेस्ट कर लो अपने शॉर्ट नोट्स में, बस इसके अलावा और कुछ मत सोचो। ठीक है, क्योंकि वो 99% नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करो, 1% के चक्कर में मत फंसो। ठीक है, 99% के चक्कर में फंसो कि 99% नहीं आने वाला ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। तो 1% के हिसाब से बस उसे कॉपी पेस्ट करके अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। जब जाओगे तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर जाना उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट जो भी उन्होंने लगाया हुआ होगा उसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।